ये देख लीजिएगा, ये आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स में टिथ भी थे, ऊपर आपको दिखेंगे टिथ। बाकी बर्ड्स में टिथ गायब हो गए बाद में। आर्कियोप्टेरिक्स फर्स्ट फॉसिल इन जुरासिक पीरियड, लेट जुरासिक में था। इसमें एंशिएंट विंग था, फीदर्ड डायनासोर, पंख वाला डायनासोर है। ये क्या है? पंख वाला डायनासोर। एक तरह का डायनासोर ही है, बस में पंख लग गए। तो ये फ्लाइट की शुरुआत है। डार्विन को हटा देंगे सिलेबस में तो ये सब चीजें समझ में आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इसी से समझ में आता है। ये एक सीक्वेंस है, फाइलोजेनी है। तो डार्विन यदि सिलेबस में हटा है, इसका मतलब वो आत्मघाती सुसाइडल है, इंडियन एजुकेशन को एकदम गड्ढे में डालने के लिए है। ये जिस भी किसी आदमी ने साजिश की, वो एक नंबर का पागल आदमी है, तालिबानी आदमी है। तो सरकार में कौन जाते हैं, क्या होता है, इससे भारत का भविष्य निर्धारित होता है। और ऐसा आदमी यदि नेहरू की जगह होता तो आज दुनिया भर में इतने लोग बाहर काम नहीं कर रहे होते। मात्र राजीव गांधी नहीं होता और कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता, उस जमाने में अटल बिहारी बन गए होते राजीव गांधी की जगह, तो क्या होता। कंप्यूटर के इतने आईटी प्रोफेशनल्स दुनिया भर में, हमारे सुंदर पिचाई वहां नहीं होता गूगल का सी, ये बात पक्की है। तो ये हमारे कुछ ऐसे जिंदगी में, कुछ भारत के इतिहास में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि जो हो गई हैं तो उससे बहुत फायदा हो गया। अगर उसकी जगह कोई दूसरा होता तो पता नहीं क्या होता। तो टेक्नोलॉजी जो है, हम अगर, क्योंकि धर्मांध जो व्यक्ति होता है ना, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है, उसको एप्पल वॉच की भी जरूरत नहीं है, उसको कोई टीवी की भी जरूरत नहीं है, मनोरंजन की भी जरूरत नहीं है। वो तो बोलता है गंगा मैया है, इसमें एक लोटा डुबाओ, यहाँ से पानी भरो और इधर चढ़ाओ, इतनी तृप्ति मिलेगी और इतना बड़ा वो होगा जिसकी कोई हद नहीं। और ये जो आनंद है ये कहीं नहीं आ सकता। तो फिर अच्छे रोड की आवश्यकता नहीं है, फिर अच्छी फास्ट ट्रेन की आवश्यकता नहीं है, फिर अच्छे हवाई जहाज की आवश्यकता नहीं है। फिर बोले, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर और कुछ आता है। फ्रस्ट्रेशन किस बात का? लोटा डुबाओ और भरो उसको, फिर चढ़ाओ। बार बार यही करो, बार बार करने से क्या होगा? फिर तो भोलेनाथ की कृपा ही हो जाएगी। फिर देखो क्या होता है जिंदगी में चेंज। तो जो ऐसी बात करता है, फिर उसके लिए तो फिर कुछ भी जरूरत नहीं। वो फिर साइंस टेक से और उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। फिर वो उसमें खुश भी है। तो इसलिए अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो वहाँ, तुम देख रहे हो ना आप लोग, कि वो प्लेन पे झूला झूल रहे हैं और हेलीकॉप्टर के पंखुड़ियों पे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। तो बोले ये इसी के लिए है हमारे, और इस्लाम लाना है तो फिर ये जरूरी है, क्योंकि पश्चिम के प्रभाव में तो इस्लाम खत्म हो जाता है, पश्चिम के प्रभाव में तो ये हो जाता है। तो फिर हमारे बच्चे बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये तो कॉलेज जाना चाहते हैं, ये तो हिजाब उतारना चाहते हैं, ये बुर्का वगैरह कुछ नहीं पहनेंगे। फिर डॉक्टर बन गए तो फिर क्यों पहनेंगे? साइंस और इंग्लिश बोलेंगे तो फिर क्यों करेंगे? फिर ये हमारी बात को बेकार कहेंगे, हमको दकियानुसी बताएंगे। हटाओ ऐसी शिक्षा, क्या काम की जो आपको धर्म की रक्षा करना या धर्म की इज्जत करना नहीं सिखाती हो। तो फिर मामला बिल्कुल गोलमाल हो जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटर के बनने जा रहे हो आप, इसलिए मैं चूंकि उस परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूँ तो मैं आपको ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता। ठीक है, वो मैं अलग प्रकार का आत्मिक मनोरंजन हो सकता है धर्म, वो एक अलग चीज है, वो निजी बात है। आप खुद अपना मनोरंजन करो, चाहे जितना लोटा चढ़ाओ, जो कुछ भी हो, उसको आप सार्वजनिक थोप नहीं सकते सबके ऊपर। और आने वाली जनरेशन को अगर उसमें डालोगे तो फिर वो निजी, नितांत निजी विषय है, वो आपका पर्सनल विषय, एक्सक्लूसिवली पर्सनल है वो। उसको इसीलिए धर्मनिरपेक्ष कहा गया, सेक्युलर, कि राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा कम से कम। राज्य कोई धर्म का झंझट नहीं पालेगा। यहाँ तो राज्य में ही धर्म वाले पहुंच गए, वही मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं और वही कर रहे हैं। तो कल से कोई मस्जिद का उद्घाटन होगा तो क्या मोदी जी जाएंगे? बोले वो क्यों जाएंगे, वो हिंदू हैं। तो प्रधानमंत्री थोड़ी हिंदू हो सकता है। प्रधानमंत्री तो भारत का प्रधानमंत्री है, तो संविधान के हिसाब से तो वो सेक्युलर है, तो उसको तो धर्मनिरपेक्ष होना पड़ेगा। तो जब उधर आप नहीं जा सकते तो फिर आपको यहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए।
यही तो डिमांड है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ गई उसमें, उस दिन परखच्चे उड़ गए, उस दिन हत्या ही हो गई। जितना खून बहा होगा ना उस दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये काम किया, तो बोले फिर इंदिरा गांधी भी तो मंदिरों में जाती थी, नहीं तो वो फिर दरगाह कोई होती थी या और कुछ होता था उसमें भी जाते थे, वो बराबर जाते। फिर एक जगह आप जाते भी हो तो केवल वहां 2 मिनट में रुक के आ जाते हो, और एक जगह पूरा दिन भर रहते हो तो उससे बहुत फर्क पड़ता है ना, वेटेज कितना दे रखो, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया, ये बड़ा खतरनाक है। तो बोले पुराने वालों ने तो ये किया कि हज को दिया था, वो भी गलत था। उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण किया था कांग्रेस ने, मुस्लिम तुष्टिकरण करना भी खराब है, वो भी नहीं कर सकते आप। हज को सब्सिडी दे रहे हो तो कोई हरिद्वार जा रहा है अपने पिता की अस्थियां लेके, वो भी बहुत गरीब आदमी है, तो उसको भी आने जाने का किराया दे दो। हरिद्वार का तो और कम लगना, हज तो वहां जाता है अरब में, उसका तो तुम पैसा दे रहे हो, हवाई जहाज का पैसा दे रहे हो, जहाज का दे रहे हो, तो उसको तो हरिद्वार का ही देना है। तो आने जाने का टिकट फ्री कर दो, उसका रेलवे में फ्री कर दो, कि अगर कोई अपने पिता की अस्थियां दिखा दे कि अस्थियां अस्थियां तो कोई गलत शमशान से उठा के नहीं ला सकता ना, केवल टिकट फ्री करने के लिए। यही आईडी कार्ड हो जाएगा, यही आधार हो जाएगा, उसका टिकट नहीं लगेगा रेलवे में, यही कर देते। तो ये नहीं किया गया, लेकिन मुसलमान होने के कारण हज को फ्री किया गया, ये हज को सब्सिडी दी गई, तो ये मुस्लिम तुष्टिकरण था। ये माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात आती ना, तो वो वाली बात आ जाती। तो पिछली वाली सरकार ने भी गलत किया, तो अभी वाली सरकार उसके बदला लेने के लिए वो फिर गलत कर रही। कुल मिला के धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए। तो ये अभी उदाहरण दे रहे हैं, पिछले वाले ऐसा कर रहे थे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, दोनों ही गलत है, दोनों संविधान का खून बहा रहे हैं। धर्म समझ में आ गया ना आपको? इसलिए आप जब सिविल सर्विसेज में जाओगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए आपको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। और साइंटिफिक नहीं रहोगे तो, साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए, इसलिए मैं बार बार उस पर आता हूँ। इसलिए प्रश्न भी आएंगे, अगर कोई मैं पेपर बना रहा होता तो जरूर उस पर कोई सवाल पूछता, साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो कोई भी समझदार आदमी पेपर बनाएगा तो इन दिनों में उन चीजों की, किन किन चीजों की जरूरत है, वही चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। देश में कहाँ क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेपर बनाने को वाले को मालूम है। हाँ, लेकिन जो कोई मोदी जी जैसा आदमी 1975 से एक ही दिशा में सोच रहा है, एक ही ग्रुप में बैठता है, एक ही जैसे लोगों के साथ रहता है, तो फिर उसको दूसरा सोच पता ही नहीं, थिंकिंग ही नहीं पता, उस एंगल से सोचता ही नहीं है, वो कभी नहीं सोचेगा। हम भी अगर केवल गायत्री परिवार में रहते और वहीं हरिद्वार में ही रहते और उसी संस्था में रहते और वहीं कार्यक्रम करने जाते तो हम भी इस टाइप से नहीं सोच पाते हैं। हम लोग भी बाहर निकल करके जब पढ़ने लिखने लगे तब हमको बहुत सारी चीजें समझ में आई कि दुनिया में अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको करना है, केवल यही नहीं है। तो फिर हम दूसरे एंगल से सोचने लगे, तो हमारे लिए वो भी एक क्लाइंट जैसे हो गए। जैसे एक वकील के लिए कोई क्लाइंट होता है ना, वो प्रॉब्लम लेके आता है तो उसके पास तो हिंदू भी आ सकता है और मुसलमान भी आ सकता है। तो आप एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो फिर एक फैसिलिटेटर की तरह होते हैं, तो वो किसी के लिए भी हो सकते हैं। आया समझ? आप कलेक्टर होंगे तो बाकी सारे लोग एक तरह से आपके क्लाइंट टाइप होंगे, जो आपको फीस तो नहीं दे रहे लेकिन आपकी जिम्मेदारी है ना। जैसे हमारे पिताजी बहुत कट्टर हैं गायत्री परिवार और हिंदू धर्म के प्रति, तो मुझे लगता है कि अगर वो कलेक्टर हों और उनके पास कोई मुसलमान अगर समस्या लेकर आए कि दरअसल क्या है कि हमारी जो ईदगाह है जहां हम ईद की नमाज पढ़ते हैं, तो उनके अंदर तो पहले से ही गुस्सा है, तो वो तो बोल देंगे ईदगाह की क्या जरूरत है, तुम बकरी भी काटते हो, फिर ईद की नमाज भी पढ़ते हो, और तुम हिंसक हो और नमाज पढ़, भगवान तो तुम, अल्लाह तो कोई खुश होने वाला नहीं और इसकी कोई जरूरत नहीं। जबकि कलेक्टर को ये देखना, हाँ प्रॉब्लम बताओ क्या, दरअसल उसके आसपास बाउंड्री नहीं है सर, और वहां जो आसपास बाउंड्री बनाने जाते हैं तो वहां कुछ लोग परेशान करते हैं, बनाने नहीं देते। आसपास में जिनके खेत हैं वो लोग गाय भैंस छोड़ देते हैं और वो दिक्कत आती है। तो फिर जब हम ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहां लोग, जानवरों का गोबर होता है, तो फिर गौ माता का गोबर तो सबसे पवित्र होता है उससे क्या, अब वो
तो सलमान के लिए गौ माता का गोबर जो है वो उसके लिए तो वो गोबर है, एक्सक्रीटा है, उसको लगता है नमाज पढ़ना मतलब एक्सक्रीटा में बैठ के, तो वो ये वाली समस्या को अलग तरीके से लेगा। और हिंदू अगर कट्टर होगा और वहां कलेक्टर होगा तो वो अलग तरीके से लेगा, वो उसको क्लाइंट माने, उसको मानेगा ही नहीं कि ये पीड़ित है और ये आवेदक है। उसको लगेगा कि तुम इस देश में कर ही क्या रहे हो, ये तो हिंदुस्तान है, तो हिंदुओं का है, और यहाँ तो गाय रहेगी और उसका गोबर भी रहेगा, और हम तो घरों में लीपते हैं, और बल्कि हवन कुंड को लिपा जाता है गाय के गोबर से, उसके बाद फिर उसमें हवन किया जाता है। तो यहाँ तो पूरा डिफरेंट है ना दोनों तरफ। वो गाय को खाते हैं तो उसका एलिमेंट्री कैनाल और पूरा अंदर से निकाल के फेंक देते हैं, बाकी फ्लैश को वो खाते हैं, वो गोबर थोड़ी खाते हैं। हमारे यहाँ तो गोबर को पंचगव्य में डाल के हम लोग खाते भी हैं, पीते भी हैं। गोमूत्र भी पीते हैं, गोबर भी पीते हैं। पंचगव्य देखा ना, पंचगव्य में पांचों चीजें होती है, गाय का घी भी होता है, दही भी होता है, दूध भी होता है, ये भी होता है। तो बहुत अंतर है, एक तरफ वो नफरत है उससे, एक तरफ प्यार है, एक तरफ पूजा पाठ है, एक तरफ भोजन है वो उसका। तो ऐसे में तो आप सर फिर रहेंगे कैसे, एडमिनिस्ट्रेटर और सत्ता के लोग और वकील वाला पोस्ट, लॉयर या फिर जज, ये निरपेक्ष होने चाहिए, क्योंकि ये भारत है। फिर हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे तो भी पाकिस्तान में हिंदू लोग रह रहे हैं। कल लड़के ने टॉप किया है, एक लड़के ने वहां के सिविल सर्विसेज में, वो सिविल से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल ले गई। अब हम लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं, आज यहाँ की मेन न्यूज है कि पाकिस्तान में उसने टॉप किया, और अब वो वहां पर ऑलरेडी डॉक्टर है, एमबीबीएस, और वो सिविल सर्विसेज में चली गई है। हमारे यहाँ जो सिविल वहां के नतीजे आए हैं कल, तो उसमें उसने, तो उसका जश्न हम यहाँ बैठ के मना रहे हैं ना, तो वो तो माइनॉरिटी वहां पे, तो हम कैसे मना सकते हैं। इसका मतलब है कि उसने घोषित किया हुआ है कि वो मुस्लिम राष्ट्र है, उसके बावजूद वो सेक्युलरिज्म को एक तरह से एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है ना। वो तो वहां जो हिंदू बच गए उनको वो नौकरी लगा रहा है, उनको टॉप करने दे रहा है। नहीं तो उसको बाहर करना कितना आसान है, इंटरव्यू में बाहर करते थे, ये तो हिंदू है। तो फिर हम लोगों ने तो वादा किया है कि सेक्युलर है और यहाँ तुम महफूज हो, यहाँ तुम आ सकते हो, ऐसे में उसका नुकसान कैसे कर सकते हैं। उन्होंने तो वादा किया है कि, उन्होंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया कि यहाँ तुम महफूज रहोगे, उन्होंने तो कहा है तो इस्लामिक कंट्री है, हिंदू यहाँ बिना अधिकारों के रहेंगे एक तरह से। वो तो ऑफिशियली ये कह रहे हैं, उसके बावजूद वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ बोल रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, तुमको चिंता मत करो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारे पूर्वजों ने कहा कि तुम यहाँ रुक जाओ। और जो रुके हुए लोग हैं वो तो विश्वास करने वाले लोग हैं ना, जो विश्वास नहीं करते थे वो तो चले गए, जिनको हिंदुओं पे विश्वास नहीं था वो तो चले गए, लेकिन जिनको विश्वास था नहीं हम तो रह लेंगे, भाई भाई की तरह रह लेंगे, हमने स्वतंत्रता संग्राम साथ में लड़ा है, वो लोग यहाँ रुक गए। अब उनके साथ आप ऐसा करोगे तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे तो दुनिया नहीं चल सकती ना कि जो कमजोर होगा या जो छोटी संख्या में होगा या कम संख्या में होगा उसको चबा जाएंगे। तो फिर पाकिस्तान में भी फिर आप जश्न कैसे मना सकते हो, ऐसा थोड़ी। यही है, इसलिए बार बार एहसास कराया जाता है। ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात भी इसलिए होती है कि मनुष्यता, तालिबान होता तो क्या ऐसा होता क्या, इमरान खान है इसलिए है, क्योंकि इमरान खान पढ़ा लिखा आदमी, क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुका है, वर्ल्ड कप जीता है उसने, उसने दुनिया देखी है, वो ब्रिटेन में पढ़ा है, इंग्लिश अच्छी तरह से जानता है, दुनिया भर के से संवाद है उसका। दुनिया भर के नेता इमरान खान को उतनी तवज्जो नहीं देते, वो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और दूसरे कारणों की वजह से, आतंकवाद और उसकी वजह से तवज्जो नहीं देते, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल तो मोदी से बढ़िया है उसके। इमरान खान और जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो दोनों आपस में बात करेंगे तो उनको बीच में किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। मोदी जी और अगर बात करेंगे बाइडेन, तो बीच में आदमी लगेगा जो ट्रांसलेशन करेगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते, ना मोदी जी समझा सकते हैं ना उसकी बात मोदी जी को समझ में आ सकते, लेकिन इमरान खान को तो कोई जरूरत नहीं है, वो तो उसी लैंग्वेज में बात कर ले आसानी से। तो वो तो ज्यादा योग्य व्यक्ति है एक तरह से देखा जाए तो।
कम्युनिकेशन स्किल देखो, नॉलेज देखो, या उसका बैकग्राउंड देखो। बस ये है कि दुर्भाग्य कि वो वहां का प्रधानमंत्री ऐसे देश का जो आतंकवाद से ग्रसित है और जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। बाकी योग्यता के हिसाब से थोड़ी कोई कमी है। और सेलिब्रिटी वाला तो उसका स्टेटस बहुत पुराना है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन था, तो कोई नया नया सेलिब्रिटी तो है नहीं कि वो फूल जाएगा और घबरा जाएगा और एकदम। यहाँ तो ताजा ताजा सेलिब्रिटी बने अभी के। उसका तो इतिहास सेलिब्रिटी वाला भी बहुत पुराना है। तो अगर आप ऐसे तुलना करोगे तो वो ज्यादा समझ सकता है। उसके दोस्त हैं बहुत सारे, इंडियन क्रिकेट टीम में भी और उधर भी इधर भी, और दुनिया भर में दोस्त हैं उसके। तो उसको मालूम है कि दुनिया भर की संस्कृतियां कैसी है, कितनी ओपननेस होती है। और उसको अपने यहाँ की मजबूरियां भी पता है। तो जैसे कोई रॉयल फैमिली का राजा फैमिली होती है, राजपूत फैमिली का आदमी अमेरिका में और 10 देशों में रह के आ जाए, उसके बाद घर पे आता है तो वो उसी तरह से रहता है, ट्रेडिशनल तरीके से, क्योंकि उसको वैसे ही रहना पड़ता है। बाहर वो जो भी रहा था वो वहाँ की कल्चर के हिसाब से रह रहा था। अब यहाँ घर का कल्चर ऐसा है तो उसको वैसे रहना पड़ता है, वैसी बात भी करनी पड़ती है, उसी हिसाब से सब कुछ निभाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर वैसा है। यही चीज इमरान खान के साथ है। तो आपको लग रहा होगा इतना आसान नहीं है बाउंड्री तोड़ना और सब चीजों को इनको एकदम से खत्म कर देना या एकदम से हिंदू राष्ट्र बना देना। ये सब काल्पनिक चीजें हैं, ये सब है नहीं। और जबरदस्ती कुछ बना दिया तो अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा, फिर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। देखो एक समय तक ही कोई ठीक करने की कोशिश करेगा, 20 साल कोशिश की अमेरिका ने ठीक करने की। उसके बाद वो भी कहेगा यार अपने नागरिक मैं क्यों मरवाऊं यहाँ पे, और दूसरा मेरा बजट कोई इन जाहिलों को ठीक करने के लिए थोड़ी है। ये तो 20 साल हो गए, इनको तो कुछ अकल ही नहीं है। और जिन लोगों को ठीक किया वो भाग गए, और जिन लोगों को हथियार दिए वो हथियार डाल दिए, वो तो लड़ना ही नहीं चाहते। तो ये सब पागलों के लिए मेरा बजट खर्च करूंगा और मेरे आदमी मारूंगा। वहीं की जनता उनको पीटेगी, वहां के राष्ट्रपति को, तुम कैसे पागल आदमी हो। जो परिजन, जिनके परिजन मरते हैं ना, वो तो फिर गालियां देते हैं राष्ट्रपति को। उनको कैसा डिसीजन ले रखा है, अफगानिस्तान से हमको क्या लेना देना, हम यहाँ अमेरिका में बैठे हुए हैं। उसने सेना में भर्ती हो गया मतलब वो अफगानिस्तान में जाके मरे। वो भी तो जान है ना उसकी भी तो अब अफगानी मरेंगे, चलो एक अमेरिकन मरेगा, लेकिन एक भी मरेगा तो मरेगा ना। तो उसका कहना सही है। अब इंडिया में भी अगर आपने हिंदू राष्ट्र बना दिया और ये सब ऐसी जिद पकड़ ली और काम तो नॉन साइंटिफिक होंगे और ऐसा ही सब करेंगे और हमारा तो बस पुराना सिस्टम लौटेगा और वो वैदिक सभ्यता आएगी, और वैदिक वाला लाएंगे तो वो तो लाएंगे नहीं, वो तो आर्य समाज ही चाहते हैं। ये तो लाएंगे वो वाला मिडिल वाला टाइम वाला, गुप्ता वाला, जिसमें कास्टिज्म बहुत जबरदस्त था और जहाँ महिलाओं के अधिकार छीने जाएंगे। वही तालिबानी स्टाइल है, वो पूरा पूरा वही है, जिसमें गौर जाति व्यवस्था, गौर डिस्क्रिमिनेशन, भयंकर एक्सट्रीम वाला डिस्क्रिमिनेशन, वो चीजें आएंगी और उसी को लागू करेंगे तो दूसरे देश हो सकता है हस्तक्षेप करें 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, फिर कब तक करेंगे, फिर भाग जाएंगे, वो भी अफगानिस्तान की तरह छोड़ के चले जाएंगे। तो तबाह किसको कर लिया हमने, खुद को ही तबाह कर लिया। मुझे तो डार्विन की थ्योरी निकालने से बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है, क्योंकि डार्विन को पढ़ाए बिना तो मुझे नहीं लगता है कोई डॉक्टर बन सकता है। क्योंकि उसको इवोल्यूशन की थ्योरी समझ में नहीं आएगी तो वो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी को कैसे समझेगा, और वो नहीं समझेगा तो वो क्या ह्यूमन एम्ब्रियो और क्या वो ऑपरेशन करेगा और क्या उसको समझ में आएगा। बिना लॉजिक के अगर वो उसने एनाटॉमी पढ़ी तो कचरा डॉक्टर बनेगा वो, बहुत लोग मारेगा वो आदमी, अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को मारने वाला है डॉक्टर, और 11th-12th में से हटा दिया। तो मुझे लगता है कि लोग इंटरनेट से पढ़ेंगे, अब किताबों को छोड़ देंगे, क्योंकि इंटरनेट तो सैटेलाइट फोन आने वाले हैं तो तुम बंद भी कर दोगे और तुम सोचोगे कि ये वेबसाइट हमने बैन कर रखी है। तो जो वे सैटेलाइट फोन में तो जो बैन वाली वेबसाइट भी अलग रह जाएगी, बैन तो तुमने यहाँ लगा रखा, वो तो पूरा ही है। सैटेलाइट फोन आने के बाद ऐसा हो जाएगा कि दरवाजा है उस पर लॉक लगाओ लेकिन चारों तरफ दीवार नहीं है, बस वो एक दीवार है उस पर दरवाजा चारों तरफ से ओपन मकान है और आप उस ताले को रोज ताला मार रहे हो, चाबी बिल्कुल छुपा के अपने पास रख रहे हो, लेकिन वो दीवार एक ही है, एक ही तरफ दीवार, बाकी 3 तरफ से पूरा ही खुला है, और आप खुश हो रहे हो कि आपने ताला लगा दिया।
तो ऐसे हो जाएंगे रेस्ट्रिक्शन। तो ये संभाले नहीं संभलने वाला है ये सब सिस्टम। और फिर वो कंट्रोवर्सी और वो जो डिफरेंस है वो साफ दिखेगा कि तुम पागल आदमी यहाँ खुश हो रहे हो उसको ताले को लगा के, इधर सब ओपन है, इधर सब दिख रहा है, तो डार्विन तो वहां से पढ़ लेंगे लोग, तुम्हारी किताब को कौन पढ़ना है। फिर बाद में जैसे सिविल सर्विसेज वाले बोलते हैं ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, अभी की नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो। वैसे लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे को ओल्ड सीबीएसई का पढ़ो, इससे तो पागल हो जाओगे। साफ साफ लिखते हैं कि नहीं सिविल सर्विसेज वाले, क्या बोलते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना, अभी की मत पढ़ना, तब यूपीएससी निकलेगा। तो अभी वाला डॉक्टर बनना तो ये तो केवल किसी को 11वीं 12वीं करना है तो पढ़ ले उनका सीबीएसई, क्योंकि सवाल वही आएंगे। लेकिन अगर डॉक्टर बनना है, नीट की तैयारी करना है, तो ओल्ड वाला पढ़ो, और वो नेट से पढ़ो, पीडीएफ मिलेगा, फिर उसका प्रिंट निकालो। ये जमाना आने वाला है। ये जमाना अटल बिहारी वाजपेयी के समय मुरली मनोहर जोशी जब एचआरडी मिनिस्टर थे तो उन्होंने एनसीईआरटी बदल दी, तो ओल्ड एनसीईआरटी पे चले गए। तो ये 2005 में ये जमाना आ गया था। अब 2020-21 में 25 तक जाते जाते सीबीएसई के लिए भी ऐसा ही हो जाएगा, ओल्ड सीबीएसई कोर्स पढ़ो, ओल्ड वाला सिलेबस देख। आ गया समझ में? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, इस बारे में कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका इसका क्लियर जब हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी स्पीड बढ़ा देनी चाहिए ऐसी चीजों को पढ़ने की, तो आपका प्रश्न भी पकड़ में आने लग जाएगा। प्रश्न पकड़ में आने लगे। देखो धर्म दो तरह से नुकसान करता है, एक तो नुकसान पहुंचाने देता है, एक नुकसान होने के बाद फिर एहसास नहीं होने देता है कि नुकसान हुआ। आ रहा है? दो जगह चोट होती है, एक तो धर्म की उपस्थिति में नुकसान होता है और वो होने भी देता है, उस पर चेक नहीं लगाता, क्योंकि वो धर्म सम्मत है, जो क्रिया है वो धर्म सम्मत है। क्रिया धर्म सम्मत होने के कारण नुकसान हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक चीज। दूसरा, अगर धर्म के कारण और धर्म की उपस्थिति में नुकसान हुआ है तो वो नुकसान नहीं है, तो आपको उसको महसूस भी नहीं करना कि ये नुकसान है। इसमें भी कुछ अच्छा है, बुरा हुआ है इसमें भी कुछ अच्छा है, अच्छा सोचो उसमें, ये और खतरनाक चीज है। तो ये इस रूप में जो है वो साइकोलॉजिकली मनुष्य को, जैसे किसी घर में कोई एक्सीडेंट से मर गया उसको बचाना है, जो कि वो गम में चला जाएगा, उसके लिए तो ठीक है वहां तक। लेकिन इसको जब राजनेता यूज करते हैं तो वो दूसरी जगह इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं। वो व्यवस्था बनाई गई थी इमरजेंसी के लिए, जैसे रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, कैंसर हो जाए तो थेरेपी के रूप में आपको इस्तेमाल करना है। तो गीता का इस्तेमाल कब होगा, थेरेपी के रूप में होगा। अगर कोई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वाले को नॉर्मल दिनों में करने लग जाए तो भाग्यवादी हो जाए, क्योंकि फल की तो जब आपको इच्छा ही नहीं करनी है तो फिर कर्म ही क्या करना है। फिर कर्म, वो अकर्म में तो चला जाएगा। तो अकर्म में जाने से बचाने के लिए उसको कर्मवादी बनाना पड़ेगा। तो उस श्लोक का मीनिंग जो है वो इमरजेंसी वाला है, देखा जाए इमरजेंसी यूज है वो। आपके यहाँ किसी की डेथ हो गई तब आपको ऐसा सोचना है कि कुछ नहीं गया है, उसने केवल नया कपड़ा पहना है, आत्मा कभी नहीं मरती। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले ही निरपेक्ष हो जाए और कोई बीमार है और बूढ़ा आदमी है और उसकी सेवा ही ना करे, आत्मा है तो इसकी सेवा की क्या जरूरत है। आज से तो श्राद्ध शुरू हो गए ना। हाँ हाँ, जो भी वो उसमें यही होता है, आत्मा है तो श्राद्ध जो है वो करेंगे। अब कोई आदमी अभी से ये कहने लग जाए तुम्हारा बहुत अच्छा श्राद्ध करूंगा, चुपचाप भूखे सो जाओ, चुपचाप, बहुत कुल खिलाने वाला हूँ मैं, खीर पूड़ी और ये सब हलवा वगैरह सब जानवरों को खिलाऊं, तुम उस रूप में आओगे फिर बाद में उसमें खिलाऊंगा, अभी चुपचाप सो जाओ, अभी काम ना करे। या फिर उसको मान ले कि इसकी आत्मा तो निकलनी है, हमको करना क्या है,
कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर ऐसे ऐसी कंडीशन में तो ये उसका जो स्वरूप है वो इमरजेंसी वाला है। इमरजेंसी वाला है, कोई शोक में डूबा हुआ है और जो चला गया है तो उसको काम पे लगाना है। कहीं वो ऐसे ही गम में बैठा बैठा डिप्रेशन में चला जाएगा तो अपनी जिंदगी खराब कर लेगा, तो उसके लिए है वो। मेडिकल की दुकान जो है होती ना, वो मेडिकल की दुकान है। गीता क्या है? मेडिकल की दुकान है। आपको कोई बीमारी हो गई तो दवाई जाएगी, ऐसे थोड़ी किसी दिन चलते चलते रुक गए कि आज मेरे को ये खानी है दुकान। गीता मेडिकल की दुकान, बीमारी है, और जो 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 जिस तरह का रोग है वैसा श्लोक उठाना है और उसका मीनिंग समझ करके आगे बढ़ना है। हर समय उसको खाने की जरूरत नहीं। पैरासीटामोल बीमार नहीं है, बुखार भी नहीं है, तो भी खाने की जरूरत नहीं है, लीवर डैमेज हो जाएगा। तो ये आपात स्थिति में है। उसको क्या करते हैं कई लोग कि धर्मांध लोग जो होते हैं वो आम दिनों में उसको यूज करने के लिए कहते हैं, तो पलायनवादी हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे। अभी ये यहाँ देव संस्कृत विश्वविद्यालय में जब मैं क्लास लेने जाता था तो 4-5 बच्चों को मैं देखता था, मेरे से बोले सर मैं सुबह 3 बजे से 5 बजे तो ध्यान में बैठता हूँ। मतलब और प्रॉब्लम रखते थे ना, वो आते थे मेरे पास कि सर मैं मतलब पढ़ाई कब करूं, और सर सुबह से तो यहाँ क्लासेस होती है और ये होता है और होता है और फिर रात हो जाती है और मतलब फिर थक जाए। और मैंने कहा तो वो 2-2 घंटे का ध्यान करने का किसने बोला तुमको? और वो इतना तो पूजा करते हैं, इतना लंबा लंबा तो ये करते हैं। अब बहुत सारे लोग तो उनको लगता है कि वहां की वो जो, अरे वो 60 साल का आदमी जो आया है वो दुपट्टा ओढ़ करके और माला लेके घंटों बैठा रहता है, तुमको थोड़ी बैठना है, तुमको तो काम में लगना है। खुद माता जी थी तब वो हमको बोलती थी, हमको टोली में भेजती थी, बेटा बेटा तुम्हारी पूजा मैंने कर लिया। हमने कहा माता जी वो चल रहा है अभी नवरात्रि, सब तो पूजा कर रहे हैं। अरे वो तेरी पूजा मैंने कर ली ना, तू जा काम पे कर, काम कर तू जाके, तेरी पूजा हमने कर ली। तो बोलते हैं तुम्हारे योग जो भी अच्छा काम कर रहा है, भलाई का काम कर रहा है, अब एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छा काम और क्या हो सकता है? बोले उनके योगक्षेम की गारंटी हम लेते हैं। वो जो भी करते हैं वो उचित है। उनको कहीं थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ रहा है काम करने के लिए तो वो उचित है। उनको लग रहा है कि ये चीज इसको नहीं बतानी, क्योंकि बताने से ज्यादा झमेला होगा तो नहीं बतानी है उसको। ठीक है, फिर आप कहोगे नहीं मुझे तो सत्यवादी होना है, मुझे बहुत स्पष्ट होना है। बहुत सारे लोग ऐसे ही कार्टून होते हैं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ऐसा रहना है, मुझे तो यो करना है। तो तू बेटा रहे जूते भी खाएगा पूजा भी कर और ध्यान भी लगा, और जूते भी खा और असफल भी रहेगा और नौकरी भी कुछ नहीं मिलनी और होना कुछ नहीं। फिर विवेक सम्मत होना चाहिए। कई लोग पगला जाते हैं, पगला नहीं जाना। इसमें लिखा हुआ है परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। उसके साथ साथ कुछ चीजें भी है, तो इसलिए आपको बताया कि वो दवाई की दुकान है। दवाई की दुकान का मतलब नहीं कि दवाई तो बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई दो मत नहीं कि दवाई की कोई बुराई नहीं कर रहा, दवाई बहुत अच्छी है। सांप के काटने का एंटीविनम बहुत अच्छा होता है, सांप का जहर उतर जाता। तुमको सांप ने काटा है क्या? बोले नहीं, वो ले लेना चाहिए, उससे जहर उतर जाता है। तो जहर है क्या तुम्हारे पास? जहर तो नहीं है लेकिन दवाई बहुत अच्छी है। अच्छा कोई कहता है कि नहीं ये जो है ऐसा, तो अच्छा दूसरी तरफ जो होते हैं ना जैसे ओबेसी टाइप के लोग, वो बोल देते हैं कि नहीं ये दवाई है ही नहीं अच्छी। तो वो लोग बोलते हैं देखो एक हमारे दवाई को खराब बता रहा है। फिर वो बोलता है नहीं हमारी दवाई तो बहुत अच्छी, इसको तो हम खा के ही रहेंगे। अरे कमाल है यार, सांप काटे तो खाना है ना। वो भी उलझा रहा है, ये भी उलझेगा। दरअसल वो है कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। मुझे लगता है आज आपके दिमाग में और ज्यादा क्लियर हो गया। भारतीय स्थिति में ये बिल्कुल ये चीज है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन गाइड बुक। अगर आपको थोड़ा सा भी संशय हो, दुविधा हो कि क्या करना चाहिए ऐसे समय में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखो उसमें क्या लिखा हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और वो सारी चीजें लिखी, क्लियर कर दिया उसने। ऐसे समय में हमारा क्या कर्तव्य है, जैसे आपकी सिचुएशन है आप जाके देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको कर्तव्य मिल जाएगा। अगस्त में ये है, ये पकड़ो। ये जो मैं जितनी भी बातचीत आपको बता रहा हूँ इससे आपका एक माइंडसेट बनेगा, आपका एक निर्माण होगा। और जो परीक्षा में 4 ऑप्शन है ना उनको खोजने में मदद मिलेगी। जहां जहां दुविधा होगी वहां आपको बी वाला आंसर मेरी बातों से सहमत लगेगा तो वो आंसर सही होगा। ध्यान रखो, आप लगाना आंसर। आपके 8 से 10 प्रश्न जो है इस कारण से सही हो जाएंगे क्योंकि आप ऐसा सोचते हो। 8 से 10 प्रश्न इस बात से सही नहीं होंगे कि आपको फैक्ट्स पता है कि नहीं, लॉजिक सही लग रहा है कि नहीं, वो उनसे नहीं, अंदर के
इमोशंस और आपका अंदर वाला जो एक बैठा हुआ है वो आपके इंस्टिंक्ट बोलेंगे। आईआईटी की परीक्षा में, नीट में, और जो ओलंपियाड होते हैं तरह तरह के 12वीं के बच्चों के बायोलॉजी के, और उनके सवाल आप देखोगे ना तो वहां सवाल पूरे पूरे अप्लाइड होते हैं। यूएस स्टाइल की जो भी एग्जाम, यूएस की जो भी एग्जाम है, जिस यूएस में कोर्स करने जाना है आपको, तो जो भी यूएस वाले एग्जाम लेते हैं 100% सवाल जो होते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते ही नहीं, ओरिएंटेशन बेस्ड होते हैं। आप किस तरह से सोचते हैं, वो प्रॉब्लम रखते हैं, सॉल्यूशन मांगते हैं, प्रॉब्लम लगते हैं, सॉल्यूशन मांगते हैं। इंडिया में थोड़ा सा क्या है कि थ्योरी में ले चला जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं होते। पूरी दुनिया में परीक्षा लेने का एक ही तरीका है, बच्चों को प्रॉब्लम दो, सॉल्यूशन मांगो। इंडिया उस तरफ जा रहा है, यूपीएससी जा रहा है उस तरफ, शिफ्ट कर रहा है। ध्यान रखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एमपीपीएससी शिफ्ट कर रहा है यूपीएससी की तरफ, यूपीएससी शिफ्ट कर रहा है इंटरनेशनल एग्जाम्स की तरफ, टॉफेल टाइप। जिसको भी विदेशों में कोर्स करना है वो जो एग्जाम फेस करते हैं वो प्रॉब्लम रखते हैं। अच्छा, आप आईटी सेक्टर में आने वाले हो, आपके यहाँ का टाइम जोन है, हमारे यहाँ का टाइम जोन ये है। हमारे यहाँ का आदमी जब जगता है तुम्हारे यहाँ का आदमी सोता है। इस समय में यदि किसी ने फोन किया तो क्या आप फोन अटेंड कर पाएंगे उतनी ही अटेंशन से और उतने ही काम रहेंगे आप, उतने ही शांत होकर के जवाब दे पाएंगे। ब्रिटेन के आदमी से इस तरह से पूछा जाएगा, यहाँ पर लैंग्वेज का काफी कुछ रिलैक्सेशन है, लैंग्वेज के मामले में उतना रिजिड नहीं है। तो हमारे यहाँ के लोग बोलेंगे तो उनको आप जंगली तो नहीं बोलोगे, ऐसे तो नहीं बोलोगे ये क्या इन्होंने हमारी अंग्रेजी की टांग तोड़ दी, और क्या इस तरह से तो नहीं करोगे। इस टाइप के सवाल होते हैं अधिकांश चीजें। तो वहां पर जो रूढ़िवादी स्टीरियोटाइप लोग होते हैं ना, वो बाहर हो जाते हैं अपने आप में, नहीं नहीं ये तो बहुत जरूरी है लैंग्वेज। इस टाइप के 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें वो जो भी चूज करते हैं, तो भाई वो तो टूल है लैंग्वेज, तो बस कम्युनिकेशन का। और आपने लैंग्वेज को ही, ब्रिटेन वाले लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट बना के रखते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट है। कई लोगों के लिए लैंग्वेज बहुत बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा। उसकी शुद्धता बहुत मायने रखती है, उसमें बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। इसलिए भारत में भारतीय भाषाओं को मान्यता देने से लेकर के क्या फर्क पड़ता है अगर 22 के बजाय 28 भाषा हो जाए और 40 हो जाए संविधान में, क्या दिक्कत है? कौन सा क्या मिल जाता है उससे, क्या हो जाता है उससे? संविधान में अभी 22 भाषा है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर होगे तो आप सोचोगे ना 40 कर लो, इतना लोग भाषा के लिए आंदोलन कर रहे, झगड़ा कर रहे, तो चल तुम्हारी भी जोड़ लेते हैं लोग, तुम्हारा भी जोड़ बोले उन। सर वॉइस नहीं आ रही है। कम से कम 10 सवाल बताऊं, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आने नहीं आने का प्रश्न नहीं होता, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ो आप, नियत होनी चाहिए आपकी, नियत से सही होने वाले सवाल है। क्योंकि वो यूपीएससी ने वो सवाल लेना शुरू कर दिया उस टाइप, पहले नहीं लेते थे, अब शुरू कर दिया। वो टच देना शुरू कर दिया। कहाँ से ला रहे हैं वो ये टच? इंटरनेशनल एग्जाम्स। इंटरनेशनल एग्जाम में ये जाना ही नहीं जाता कि आपको क्या आता है। अरे यार तुमने क्या डिग्री ली, क्या पढ़ाई, छोड़ो। देखा ना आपने, नर्स को सर्जन बना रहे हैं, एमएस।
नर्स को क्या बना रहा, कल पढ़ा था सॉल्यूशन। अरे भैया, जो एक एक सर्जन का भी कल परसों बर्थडे था, क्या था 100 साल पे, क्या था पता है? एक गड्ढा खोदने वाला आदमी, एक गड्ढा खोदने वाला आदमी जिसको गड्ढे खोदने के लिए, बगीचे में पानी देने के लिए और इसके लिए और पेड़ लगाने के लिए जो गड्ढा खोदते हैं, मेडिकल कॉलेज में नौकरी मिली। तो एक डॉक्टर ने देखा कि एक पेशेंट को पकड़ना है, वो ऑपरेशन करने वाला है, पेशेंट को पकड़ के रखना है यहाँ से। तो उन्होंने कहा कौन है, तो उसने उसको गड्ढा खोदने वाला को मजबूत दिखा हुआ था, गड्ढा कर उसको बुलाया। तो उसको सर्जन बना रहे भाई, आवाज आ रही है वापस? नर्स को सर्जन बना रहे हैं। और वो उन्होंने क्या किया कि हॉस्पिटल में वो जो गड्ढा खोदने वाला आदमी था उसको लिया और उससे कहा कि ये पकड़ के रखना जरा। उसने पकड़ा, 4 घंटे तक पकड़े रखा, थका नहीं, मजबूत था। डॉक्टर ने कहा अरे उसी को बुलाओ, ये सब लोग थक जाते हैं, उसी को बुलाओ फिर से। मैं नाम भूल गया उसका, आप में से किसी को पता हो तो उसका नाम बता दे। तो दूसरे दिन फिर बुलाया उसको, तीसरे दिन फिर उसको नौकरी दे दी वहां अटेंडेंट, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स के साथ रहेगा। बाद में उसको काम बढ़ा दिया उसको कहा कि तुम है ना टांके बहुत अच्छे टांके लगा दो। तो उसने टांके बहुत अच्छे लगा दिए। तो उसने कहा बोले तुम तो बहुत सफाई से लगाते हो। वो टांके लगाने लग गया। ऐसे कई तरह का ऑपरेशन उसने देखे, कई बार टांके लगाए, तो फिर वो हेल्प भी करने लग गया। तो सर्जरी का इतना बड़ा मास्टर हो गया कि उसको क्लास दे दी। फिर ये जो नए डॉक्टर आते हैं इनको तो कुछ पता नहीं है, इनको सिखाओ। तो पढ़ाने लग गया, अनपढ़ आदमी। और एक अनपढ़ आदमी ने न जाने की जिंदगी में न जाने कितने डॉक्टर लगे। अब उसकी जो कब्र है, जो भी आदमी डॉक्टरी करने के लिए आता है सबसे पहले उसको शपथ ली जाती है और उसको कहा जाता है कि उसकी कब्र पे जाओ, तब जाके डॉक्टर बन पाओगे। आ रहा समझ? तो नॉलेज डिग्री से नहीं होता, इसलिए फैक्ट जो पूछते हैं ना, कंसेप्ट पूछते हैं, फैक्ट पूछते हैं। सॉरी, बीच में जो है वो डिस्टर्ब हो गया। कहानी आप लोग सुन पाए कि नहीं? वो जो आदमी पकड़ रहा था उनको, मरीज को ऑपरेशन के समय, बाद में टांके लगाने लगा। और जब वो उसको बहुत परफेक्शन आ गया, बहुत सारे ऑपरेशन उसने देख लिए, तो उसको जिम्मेदारी मिली खुद ही पढ़ा दो, क्लास में चले जाओ। इन लोगों को तो कुछ भी नहीं आता, एनाटॉमी वाला तो उतना अच्छा बता ही नहीं पा रहा, प्रोफेसर तो उतना अच्छा जानता ही नहीं, तुम ही बता दो। वो बताने लग गया। ये है अप्लाइड अप्रोच, इसको अप्लाइड अप्रोच कहते हैं। एलन मस्क इसी पे टिका हुआ है, वो ऐसे ही लोगों को ढूंढता है, अप्लाइड वाला। यूपीएससी में भी हम लोग भी अगर कोई सुझाव मांगता है तो हम यही कहते हैं, भाई अब ऐसे प्रश्न पूछना शुरू करो जिससे ऐसे बच्चों को निकाल सकें जो वाकई में लोगों की समस्या सुलझा सकेंगे। किताबें रट के जो आते हैं वो तो पागल है, वो तो हमने देख लिया अधिकारी किसी काम के ही नहीं है। वो नोट्स वोट्स रट लेते हैं, किताबें रट लेते हैं, एग्जाम के कुछ ट्रिक्स सीख लेते हैं और आईएएस हो जाते हैं। पर आता जाता तो कुछ है नहीं, फील्ड में तो फेल है वो लोग। तो भारत में ही सिविल सर्विसेज में ऐसे बच्चों को चुनो ना आप, जो इस माइंड सेट के हो, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो वो लोग कर रहे हैं, परीक्षा में प्रयोग कर रहे हैं। तो आप उन प्रयोगों में आगे निकलना चाहते हो तो हम कह रहे हैं वैसे रहो। और मोदी इसका एग्जाम्पल है, 10वीं तक पढ़े हुए हैं लेकिन आज देश के सबसे पॉपुलर व्यक्ति, दुनिया के पॉपुलर नेता है। और मैं तो सफल भी मानूंगा उनको। देखो, जो जीता वो सिकंदर, और जिसने चला लिया देश वो हो गया, बस बात खत्म। तुम पढ़े लिखे हो, तमाम डिग्रियां हार्वर्ड, वो तो बोल रहा हार्वर्ड से नहीं होगा, हार्डवर्क से होगा।
साफ साफ बोल रहा हो तो आदमी, और वो तो कर रहा है ना, और लोग सपोर्ट दे रहे हैं। तो लोकतंत्र में तो यही है कि लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। उसने कोई जबरदस्ती चुनाव तो चुराया नहीं है, उसने तो लोगों को बताया। तो चुनाव में तो सभी हथकंडे अपनाते हैं, राजनीति में तो तुम भी अपनाते, तुमको किसने कहा? और कांग्रेस ने भी इतने साल तक, इंदिरा गांधी भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। देखो अब भारत में बहुत कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा सफल हुए हैं। पढ़े लिखे लोग उतने सफल नहीं हुए जितने कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा सफल हुए। फिर आप कहोगे मनमोहन सिंह तो बहुत जानकार थे, ये थे वो थे, लेकिन ना बोलते नहीं थे। भारत में कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत जरूरी है, लोगों को समझाना बहुत जरूरी। नेता है तो नेता मतलब लीडर, लीडर में बोलना तो एक क्वालिटी आता है ना। अब तुम चुप रहोगे, बोले नहीं मौन सद्गुण है, वो तो संत के लिए सद्गुण है। संत थोड़ी हो तुम, कोई साधु थोड़ी हो मौन रहोगे, गांधी जी थोड़ी मौन रहोगे। यहाँ तो नेता हो, यहाँ तो बोलना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, पत्रकारों को समझाना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, पब्लिक में आना पड़ेगा। मोदी जी सक्सेस है किस किस रूप में? एलन मस्क के रूप में, और अप्लाइड तरीके से। अप्लाइड तरीके से बात करोगे तो थ्योरी नहीं पता उनको किसी भी चीज की, लेकिन एप्लीकेशन पता है, सीधा यूज कर रहे हो। अब एक आदमी को कार के सब पता है, इंजन खोल के ठीक भी कर लेता है कार पूरा, और कार के सारे फंक्शन पता है, और कार किस सिद्धांत पे चलती है वो भी पता है, और कार चलाते समय हाथ कांपते हैं। और एक को कुछ नहीं पता और कार बढ़िया चलाता है, गेट खोल के गुटखा भी थूक लेता है चलती गाड़ी में, और कार हिलती भी नहीं, सीधी सीधी चलती है। ऐसा आदमी जो जानकार है वो थूक के पता है उस तरह से, कार पता नहीं कहाँ जाके घुस जाएगी, वो कर लेता है। अनपढ़ आदमी जो होता है ना, 8वीं पास ड्राइवर जो होता है, वो बिल्कुल परफेक्ट चलाता है कार। रिवर्स लेता है तो हम लोग 50 बार इधर उधर देखते हैं, हाँ, और वो ऐसे लेता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, और बिल्कुल सही जगह ले जाके खड़ी कर देता है। तो तो अप्लाइड वाले लोगों को देखो, तो सिविल सर्विसेज में भी अब अप्लाइड लोग की जरूरत पड़ेगी, जिनका अप्लाइड नॉलेज। तो अब वही परीक्षा आने वाली है, तो आपके सवाल जो एमसीक्यू जो होते हैं उनको ऐसा पूछा जा सकता है। मैं एक दो सैंपल दे देता हूँ आपको, आप खुद ही देखना। आप बायोलॉजी ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड या फिजिक्स ओलंपियाड 12th के बाद जो होता है उनके पेपर खोजना। आईआईटी के पेपर देखो आप, वो फिजिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में और आईआईटी का क्वेश्चन होता है पूरा डिफरेंट होता है। वहां वो रिजल्ट चाहते हैं, रिजल्ट, यानी कि वो रिसर्च एप्टीट्यूड आपके अंदर है कि नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड आपका ढूंढ के निकाला जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड कैसे निकल सकता है? वही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ लेगा वो, ठीक है ना। फ्यूचर मतलब आपको पता है मनुष्य का फ्यूचर क्या है? आप मनुष्य का फ्यूचर जानते हो, ठीक है ना, क्योंकि खेती किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये प्रश्न। लेकिन मैंने जो आपको इतने सारे फैक्ट्स बताए बर्ड्स के बारे में, ये फैक्चुअल आंसर है, ये फैक्ट्स है। ये आपको पता है नहीं पता है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बर्ड्स पोलिनेशन में मदद करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और वल्चर क्यों कम होते जा रहे हैं, वल्चर के कम होने से क्या नुकसान होगा? तो डाइक्लोफिनेक का प्रश्न आता है। तो डाइक्लोफिनेक का प्रश्न पूछना ही अप्लाइड तरीका है। वल्चर कम हो रहे हैं तो वल्चर्स का क्या इंपॉर्टेंट है? नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं। स्कैवेंजिंग आप करने जाओगे क्या जंगल में? इतने जानवर मर जाते हैं, आप ठिकाने लगाने जाओगे उनकी डेड बॉडीज को? वल्चर्स अपने आप लगा देते हैं, डीके कर देते हैं। तो नेचुरल है वो, स्कैवेंजिंग आपको नहीं करना है।
वो कर रहे हैं। आ गया ना समझ? तो इसलिए वल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो बहुत कम क्यों हो रहे हैं, तो वो डाइक्लोफिनेक की वजह से हो रहे हैं। तो डाइक्लोफिनेक कहाँ से आया? वो इंजेक्शन है, पेन किलर है। किसके लिए? केटल्स के लिए और मिल्क के लिए, उसके लिए है। हाँ, तो वो जो है वो केटल्स में लग रहा है, उसमें लग रहा है वो दूसरे कारणों से, पर उनको खाने वाले जो है वो कम हो रहे हैं। तो वल्चर प्रोजेक्ट के ऊपर प्रश्न आना मतलब अप्लाइड। अब आ गया समझ? ये निकालना पड़ेगा आपको। तो आज ये निकालना सीखो। जिस भी टॉपिक में से अप्लाइड पार्ट निकालो, आपको ऐसा लगेगा कि पेपर आपने सेट कर लिया, ऐसा लगेगा पूरा ही पेपर पता है आपको। अब रेडियो एक्टिविटी से कहीं कोई प्रश्न आया, कल हमने रेडियो एक्टिविटी की बात की, तो रेडियो एक्टिविटी से प्रश्न आएगा तो किस टाइप का प्रश्न आएगा? रेडिएशन वाला, क्योंकि रेडिएशन हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए आप देखते हो कि हर साल पेस्टिसाइड का प्रश्न आता है, हर साल आता है। पिछले कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, आपको पेस्टिसाइड का क्वेश्चन जरूर होगा। आखिर इतने सारे सेक्टर हैं तो पेस्टिसाइड को क्यों पकड़ा हुआ है? अरे बहुत भयंकर कारण है भाई, निर्दोष आदमी मर जाता है पेस्टिसाइड की वजह से। पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है, वो तो बैंगन की सब्जी खा रहा है, वो तो लौकी खा रहा है, वो भिंडी खा रहा है, वो शाकाहारी भी है, सात्विक रहना चाहता है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और कैंसर हो गया उसको, क्योंकि एक किसान ने भयंकर पेस्टिसाइड छिड़का हुआ, और वो वाला छिड़का हुआ जो सरकार ने बैन कर रखा है। इसलिए आपसे पूछते हैं सरकार ने कौन कौन से प्रतिबंध लगा रखे हैं पेस्टिसाइड, उनकी लिस्ट बना लो। जहां जहां पे लोग निर्दोष लोग मरते हैं, जहां जहां पे कल्याण होता है, जहां जहां कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं, जहां जहां निर्दोष लोग मरते हों, जहां सावधानी रखने की जरूरत है, वो सारे प्रश्न बनेंगे आपके। इसलिए नदियां मिलानी चाहिए या नहीं मिलानी चाहिए, अमृत क्रांति और वो उसका आएगा, क्योंकि वो पर्यावरणीय प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट चीजों के, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिजिनाइजेशन, या फिर ये अभी जो पाइपलाइन है मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वाला, इसके ऊपर आखिर निजीकरण से इतना क्या नुकसान हो जाएगा, ये वो। तो ये सब अप्लाइड पार्ट है, ये इन सबका फर्क पड़ने वाला हमारी जिंदगी पे, हमारे एम्प्लॉयमेंट पे, हमारे हेल्थ पे, हमारी सोसाइटी पे। ये है सॉफ्टवेयर इस एग्जाम का। हम लोग क्या है, सिलेबस लेकर के बहुत बड़े सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, वो आप नहीं कर पाओ। पूरी फिजिक्स में से आप लाके देखोगे तो वही डायनेमो, वही बायोन्सी, लॉ ऑफ बायोन्सी, वही न्यूटन, वही पाउली का अपवर्जन का नियम, और वही सारे गिने चुने ही मिलेंगे। क्योंकि पाउली का जो अपवर्जन वाला जो है वो क्या कहता है कि ये जो अलग अलग नाभिक के बाहर जो जो कक्षाएं हैं, ऑर्बिट्स हैं, ये कैसे भरे जाएंगे। पहले वाले में 2 होगा, फिर 8 होंगे, फिर सेचुरेशन कैसे आएगा, संयोजकता, वैलेंसी वाली चीजें। अब आप कहोगे ये तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पढ़ा लगा। अरे भैया केमिस्ट्री नहीं है यहाँ, वो उसकी आपूर्ति करता है, उसकी डिमांड और सप्लाई के, उसी के चक्कर में तो पूरे सब झंझट हो जाते हैं। परमाणु बम से लेकर के तमाम जो ऊर्जा की आवश्यकता है, और ये सब उसी पे तो टिके हुए, उन्हीं सिद्धांतों पे। अब वो है 11th-12th का मसला, लेकिन 11th-12th के वो जो नियम है वो बेसिक है, एवोगाड्रो नंबर और ये सब चीजें। तो पढ़ो अभी जा करके सारी चीजें। अभी जनरल साइंस का चल रहा है कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, मैं बता रहा हूँ, बर्नौली का वो, हाँ, बर्नौली के एक्सपेरिमेंट और वो सब पढ़ो। 11th-12th में जो साइंस में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो दिए हो ना, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। कई चीजें 9th-10th में भी दे दी उनमें से उन्होंने उठा के, वही प्रिज्म और वही डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और वो सारी चीजें जो है वो वही सवाल है। क्यों? क्योंकि उससे बेस है भाई, बेस है। तभी तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट और वो सब निकाल पाते हो, कौन एब्जॉर्ब हो जाएगी, कौन रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वो सब सिद्धांत वहीं से तो निकलेंगे। तो सरफेस कौन सी होगी, सरफेस व्हाइट सरफेस होगी तो क्या करेगी, ब्लैक सरफेस होगी तो क्या करेगी, इसलिए छतों का कलर कैसा होना चाहिए, ऐसे सवाल आ जाते हैं। हम सोचते हैं ये बहुत भयंकर सवाल, बिल्कुल नया है, और आजकल तो यूपीएससी घुमाने लगा। अरे कुछ भी घुमाने नहीं लगा, बेसिक चीजों को पकड़ो कि मानव का कल्याण किससे हो सकता है।
धरती को गर्म होने से कैसे बचाया जा सकता है, बीमारियों से कैसे बचाया जाता है, मनुष्य के लिए लाभकारी क्या है, इस सोसाइटी को बनाए रखने के लिए क्या है, पॉलिटी को बनाए रखने के लिए क्या है। इसीलिए तो जीरो आर, क्वेश्चन आर, ये सब सॉल्यूशन है। इसलिए हमने कंसेप्ट में ये लिया था, क्या लिया था, जीरो आर, क्वेश्चन आर। अरे भैया डेमोक्रेसी को बनाए रखना है तो इन सांसदों को कुछ बोलने दोगे कि नहीं? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? अब आप कहोगे इतने बड़े पॉलिटी में से आप दो चीजें निकाल, अरे ये गुस्सा निकालने के लिए सेफ्टी वॉल्व है, नहीं तो सांसद वहां गए तो ये बोलेंगे कब? अब मोदी जी वो कानून वो जल्दी जल्दी बनवा देते हैं, बहस नहीं होने देते, इतना क्वेश्चन आर चलने देते हैं, ये नहीं तो फिर आप सस्टेन नहीं करोगे ना, बहुत जल्दी लोग उखाड़ फेंकेंगे आपको। डेमोक्रेसी तो पसंद करते हैं सभी लोग। सोसाइटी में कोई रिजिडनेस लेके आओगे, सोसाइटी आपको खत्म कर देगी, आपको बाहर कर देगी। सती प्रथा को कब तक चला लिया काफी साल, क्योंकि मुगल थे और वो थे, लेकिन बाकी जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया, अंग्रेज आए तो खत्म हो गई कि नहीं? बहुत ज्यादा अति 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 नहीं चलती, अत्याचार कर रहे थे महिलाओं पे तब तक ठीक था, लेकिन किसी महिला पे इतना अत्याचार होता है तो वो उठ के चली देती, फिर अब तुम बैठे ही रहना, तो फिर वो आती नहीं करती, जबकि वो कितना झेलती है। ऐसे थोड़ी पहले ही दिन चल देती, बहुत झेलती, फिर एक दिन चल ही देती और कुछ ऊपर ही चले जाते हैं, तो फिर जेल में बैठे रहो। ये होता है। तो देखो, हमेशा कमजोर वर्गों को पकड़ो, इन्वायरमेंट को पकड़ो, गरीबी को पकड़ो, बीमार आदमियों को पकड़ो, बीमार निर्दोष लोगों को पकड़ो। आप दरअसल कलेक्टर का मतलब होता है निर्दोष लोगों को बचाने वाला, बस बात खत्म। अब निर्दोष कौन कौन है? पेस्टिसाइड खाने वाला, क्योंकि उसने तो पेस्टिसाइड नहीं डाला, इसलिए पेस्टिसाइड का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। गरीब व्यक्ति निर्दोष है, दलित जो है वो निर्दोष है, ट्राइब्स में जो है वो निर्दोष है, महिलाएं निर्दोष है, विकलांग लोग निर्दोष हैं, बच्चे निर्दोष हैं। आगे सुन, ये सब निर्दोष लोग। अब आप प्रश्न उठा के देखना कितने प्रश्न जो है वो निर्दोषों के फेवर में, तो फिर प्रश्न जो है वो निर्दोषों के फेवर में होने चाहिए, और जो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ होने चाहिए। तो सख्त कानून कहाँ बनना चाहिए, कोड कितना सख्त होना चाहिए? तो जो लोग मिलावटखोरी करेंगे उनको 20 साल की सजा होगी। तो 20 साल आपको लगता है कि नहीं, 20 साल तो अच्छी सजा होती है, तब आप देखो कभी भी है ना, पेपर वाला उसके ऊपर दया नहीं करेगा कि 10 साल की सजा और आपको 20 साल वाला ऑप्शन दे, तो आप उसको गलत कर दो और सही 10 साल वाला, ऐसा कभी नहीं करेगा। हमेशा वो प्रमोट करेगा। पेपर की क्या कोशिश होगी, पेपर डिजाइनर की कोशिश होगी कि जैसे किसी का दलित का घर जला देना और उसकी हत्या कर देना, तो उसको सजा मौत होगी, बिल्कुल होगी। किसी का घर जला देना और उसकी हत्या कर देना, ये तो इंटेंशनली किया है उसने, अचानक से थोड़ी हो गई। अगर दो बाइक आपस में टकरा गई और झगड़ा हो गया और एक दलित की हत्या हो गई, ऐसे में फांसी की सजा नहीं होगी? बात समझ में आई ना? क्योंकि बाइक टकराते समय में जो है ये नहीं पता कि ये दलित है, वो तो कोई भी व्यक्ति हो सकता था और किसी की भी हत्या हो सकती है। लेकिन किसी का घर जला देना और फिर उसकी हत्या कर देना, तो कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि 10 साल की सजा होगी ताकि आप जो है गलत कर दो, है ना? मतलब वो उसको मान लो, हाँ हाँ 10 साल की सजा होगी, दलित है तो 10 से ज्यादा क्या होगी, उसका घर जला दिया तो क्या हो गया, और मार दिया तो क्या, 10 साल ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा। जानबूझ के वो शिक्षा देना चाहता है। देखो हर प्रश्न में वो शिक्षा भी देना चाहता है, केवल प्रश्न का उत्तर ही नहीं जानना चाहता, प्रश्न का उत्तर जानने के साथ साथ आपको ये भी इंफॉर्मेशन भी देना चाहता है कि अगर दलित की हत्या की और उसका घर जलाया तो मौत की सजा होगी। और अगर आपने मिलावटखोरी की खान पान की चीजों में, नहाने के साबुन में अगर आपने मिलावटखोरी की तो एक बार चल जाएगा, उसको ज्यादा खुजली होगी या थोड़ी त्वचा की बीमारी हो जाएगी, लेकिन खान पान में मिलावट कर दी तो कैंसर हो जाएगा और वो मर जाएगा। इसलिए शब्द होगा खाने पीने की चीजों में मिलावट, फूड एडिटिव्स और उस टाइप की चीजों, वो वर्ड देगा बकायदा। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कुछ जादुई चीजें, परीक्षा में एकदम से
उत्तर समझ में आ जाएगा आपको। खाने पीने की चीजों में मिलावट पे अगर आपको गुस्सा नहीं आता और आपको लगता है हाँ सब तो करते हैं क्या है, तो फिर आप गलत कराओगे। 20 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं, 10 साल होगा ये जरूर ये अपने को घुमा रहा है, बस ऐसे में फंस जाओगे। वहां 20 साल रखो, बल्कि मौत की होनी चाहिए सजा। वहां 20 साल रखो, उसको सिलेक्ट करो, उसको देखना आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब है आपकी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, आप इंसानियत की तरफ झुकाव है आपका। अब आ रहा है समझ में मैं क्यों बोलता हूँ कि आपकी नियत पे प्रश्न सही होगा। जैसा व्यक्ति होता है ना, जैसे वो सवर्ण है और वो दलितों को ऐसा ही मानता है, तो उसके अंदर वैसे ही रहेगा। दलित को क्या है, उसको तो हम तो कभी पीटते रहते हैं, और उसमें उसकी हत्या क्या मायने रखती है, उसका जीवन वैसे भी कोई खास नहीं होता। मतलब वो इस तरह से सोचता है तो वो वहां गड़बड़ कर जाएगा। ये है अप्लाइड अप्रोच, एक इंसान एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वाला इंसान निकाल करके लाना। आ गया समझ में? मुझे लगता है बात आपको समझ में आई होगी। आज का लेक्चर जो है आपको ज्यादा नजदीक ले जाएगा एग्जाम के, इसमें आप पहुंचोगे बहुत आसानी से। तो जो लोग 50 पे भी हैं वो भी 60-70 पे पहुंच सकते हैं अगर आप ये अप्रोच लगाओगे। टेस्ट की मैं नहीं कह सकता, टेस्ट में अभी इतना डेप्थ नहीं है, टेस्ट जो लोग बना रहे हैं वो उतने डेप्थ वाले नहीं है, इसलिए मैं वो उतना अभी मैं एडिटर बाहर भर हूँ तो मैं अभी उसमें नहीं ले सकता गारंटी। एग्जाम की बोल, एग्जाम जो है वो एग्जाम है आखिर, है ना। एग्जाम में वहां उद्देश्य दूसरा होता है पूछने का। ये हम 11 अक्टूबर को बात करेंगे उससे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न दिखाऊंगा, उसके पूछने के कारण भी बताऊंगा कि ऐसा प्रश्न क्यों पूछा गया। तो जो उस तरह से जिंदगी जीने लग जाए तो उसको बहुत ज्यादा तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है। वो चारों तरफ के ऑब्जर्वेशन से, करंट अफेयर से, न्यूज़पेपर से वैसे ही उसकी तैयारी हो जाती है। तो आपको वैसा व्यक्ति बनने से बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि वैसा बन जाओ, ठीक है ना। तो इसलिए जो कलेक्टर होते हैं और डॉक्टर होते हैं वो ज्यादा इसलिए सक्सेस होते हैं क्योंकि वो ज्यादा तो मेडिकल वाला ही काम होता है कलेक्टर, और ज्यादा अर्जेंट जो होता है वो मेडिकल वाला ही होता है। अर्जेंट होता है वो मेडिकल वाला ही होता है। सेकंड नंबर पे फिर एजुकेशन और फिर इन्वायरमेंट और वो आते हैं, फिर आता है उद्योग और वो सब चीजें, वो सब सेकेंडरी। अर्जेंट है कि एक महिला जो है वो प्रसव के लिए बैठी हुई है, बच्चा होने वाला है और वो बरामदे में बैठी हुई है, डॉक्टर अंदर ही नहीं ले रहे। तो इसका मतलब है कलेक्टर, अब आप कहोगे कि इससे क्या दिक्कत, अरे कलेक्टर सस्पेंड हो जाएगा। अगर डिलीवरी बरामदे में हो गई तो सस्पेंड कौन होगा? कलेक्टर। क्यों? कलेक्टर का ऑफिस तो वहां से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है अस्पताल से। डॉक्टर तो वहां, अरे डॉक्टरों के अंदर वो डर ही पैदा नहीं कर पाया कि इस प्रकार के मरीज को अंदर लेना है। नहीं आया समझ? ये फेलियर किसका है? कलेक्टर का। इसलिए मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि जो भी कलेक्टर बने, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं सबको बोलता हूँ जिस दिन तुम ज्वाइन करो, आज आपने 2 बजे 2:30 बजे ज्वाइन किया, दूसरे दिन 9 बजे सुबह अस्पताल पहुंच जाओ। जैसे ही आपने ज्वाइन किया दूसरे दिन 9 बजे सरकारी अस्पताल पहुंच जाओ और वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मीडिया को भी बुलाओ, और 4-5 तरह की चीजें देख लो। एक, हॉस्पिटल का फिजिकल स्ट्रक्चर, कोई डैमेज तो नहीं है, बिल्डिंग कैसी है, फिजिकल स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। दूसरा, उसकी हॉस्पिटल की सिक्योरिटी। तीसरा फिर हेल्थ केयर और स्टाफ। चौथे पे आ जाएगा आपका मेडिसिन और उनके रखरखाव और उनकी जगह और स्टोर रूम देख लो, ये सब। और 5वें पे फिर मशीनें, इक्विपमेंट्स और वो और सब लॉजिस्टिक्स और वो सब चीजें, गाड़ियां, एम्बुलेंस वगैरह ठीक है कि नहीं, चालू वाला, कितनी एम्बुलेंस। अगर आप डॉक्टर नहीं भी हो आप और कलेक्टर बन गए हो, सुबह 9 बजे, दूसरे दिन 2 बजे आपने ज्वाइन किया, कोई मुख्यमंत्री मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा।
कोई भी मत देखो, मुख्यमंत्री कुछ बोलते ही नहीं है कि तुमको वहां पहले जाते ही सबसे पहला काम क्या करना है, कभी मुख्यमंत्री नहीं बोलता। ये आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप झांकी कैसे जमाते हो। अगर आप वहां गए, जैसे मैंने सीक्वेंस बताई, उस सीक्वेंस में काम करना शुरू किया, ये दरअसल लबासना में मेरा लेक्चर रखवाना चाहिए कि सबसे पहले जाकर के कलेक्टर को क्या करना चाहिए। तो ये इसका लेक्चर होना चाहिए, तो वो शायद पूरे देश में व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। सबसे पहले जाकर के वो, अगर उसने सबका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, सबसे पहले फिजिकल स्ट्रक्चर देखेगा वो। ये बिल्डिंग कब से टूटी है भैया, ये कौन देखता है ये वाला काम, अरे आओ इधर आओ, ये कब से टूटी हुई है, तुम यहाँ कब से हो। पत्रकार सब देख रहे हैं, तो पत्रकार बहुत इंप्रेस होते हैं इस चीज से। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसमें कोई मजाक नहीं करता, कोई आलोचना नहीं करता, इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता। कभी भी हॉस्पिटल को आप चेक करने जाओगे, कभी क्रिटिसिज्म नहीं होगा, ये आए और सीधे अस्पताल ही चले गए सबसे पहले, ऐसा कभी कभी नहीं होगा। ध्यान रखो, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव इशू है कि ये संवेदनशील व्यक्ति करेगा। और ये बिल्डिंग जब इतनी टूटी हुई, तो तुम क्या कर रहे हो, इसका टेंडर क्यों नहीं किया, इसको इसका विज्ञप्ति क्यों नहीं दी, इसका जारी क्यों नहीं किया। पिछले कलेक्टर साहब को बताया था, तुम ये कल से कुछ भी गिरा पड़ा कुछ भी हुआ ना, तो आपका अखबार में आ गया, कलेक्टर ने जाके हिदायत दी थी, आया समझ में, बच गया, आपका सस्पेंशन होना ही नहीं है, वो उसी का होना। कल मैं टांग दूंगा तुमको, 10 दिन के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए, इसका रिपेयर करो, वो बिल्कुल उसको खाली करो, उसमें कोई मरीज मत ले जाओ, बिल्डिंग गिर जाएगी। कहाँ गए नगर निगम वाले, उनको सबको बुलाओ, डिजास्टर वाले कहाँ गए, वो सब लाओ। भैया ये देखो, उसको कंडेम घोषित करो, उस बिल्डिंग को पूरा डिसमेंटल करो, वहां नया बिल्डिंग बनेगा। अच्छा, नर्सिंग कॉलेज है कि नहीं है, सरकारी नहीं है, तो वो खाली की जगह वो इतनी दिख रही है, उसमें क्या होता है, चलो इसमें नर्सिंग कॉलेज बनाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, जो खराब है उसको तोड़ने का बोलो, जो बिल्कुल थोड़ा सा डैमेज है उसको रिपेयर करने का बोलो, व्हाइट वॉश नहीं हुआ तो व्हाइट वॉश की बोलो, सफाई नहीं है तो सफाई का बोलो। फिर आ जाओ सिक्योरिटी पे, बाउंड्री है कि नहीं है, आम लोग कहीं से भी घुस आते हैं, कोई भी कार लेके दौड़ा के चला आता है, गेट बनाओ, गेट कीपर रखो, सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरे लगवाओ, ये वो झांकी हो गई। देन कौन कौन प्रेजेंट है, स्टाफ कितना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कौन कौन है भाई, कितना स्टाफ है, स्टाफ कम क्यों है, स्टाफ की डिमांड क्यों नहीं गई, भर्ती क्यों नहीं करवाई, डिपार्टमेंट को लिखा लेटर, कल मेरे टेबल पे फाइल लेके आओ, हम डिमांड करेंगे, इतने लोग चाहिए हमको, इतना नर्सिंग स्टाफ चाहिए, इतने डॉक्टर्स चाहिए, इतने स्पेशलिस्ट चाहिए, ये रेडियोलॉजी वाले चाहिए, ये एक्सरे वाला चाहिए, ये एक्सपर्ट है, मशीनें कौन कौन सी हैं, खराब कौन कौन सी हैं, स्टॉक बताओ दवाई का, इसे रखते हैं, ये है, ये खराब दवाइयां है, फेंकी क्यों नहीं, ये क्या है, ये क्या है, पूछो। 3-4 घंटे का सघन, अरे क्या छवि बनेगी, क्या मैसेज जाएगा मीडिया में। और हॉस्पिटल वाले तो उस दिन से ही दूसरे दिन से सब, तुम यूनिफॉर्म में नहीं हो, वार्ड बॉय कहाँ है, तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है, यहाँ ये हरा पर्दा क्यों नहीं है, इसमें फलाना क्यों नहीं है। सामान्य चीजें हैं जो जो आप एक किसी हॉस्पिटल में देखते हो, ऐसा लगेगा साहब जो है ना किसी बिल्कुल कोर्स करके आए हेल्थ मैनेजमेंट पे, बहुत जबरदस्त वाला। और कितनी छोटी छोटी बातें, मैंने 5 मिनट में ट्रेनिंग दे दी आप। हाँ, हाईलाइट होगा, एक ईमानदार, ये सब ईमानदार आदमी कर सकता है, हर कोई कर नहीं सकता, यही तो ईमानदारी का लक्षण है। आ गया समझ में? तो ये आता है। अब ये एप्टीट्यूड कैसे आएगा, तो आप तो परीक्षा में उलझे हुए हो, अभी थ्योरी में उलझे हुए हो, आपको लगता है ये याद नहीं हो, अरे फैक्ट्स में उलझे रहने से नहीं होता, नियत बनानी पड़ती, नियत बनानी पड़ती। तभी तो वो एक, जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही थी, वो चंद्रकला कौन थी क्या थी, उसने वो ईंट जो है वो सबके सामने गिराई, ऊपर से ईंट गिराई, नीचे टूट गई, इंजीनियर को बुला के बोला ये तुम्हारी ईंट है, हम इतनी ऊंचाई से गिरा रहे हैं, ये टूट रही है, ये तुम लगा रहे हो, इस बिल्डिंग का क्या होगा, क्या भविष्य है इसका। पूरी कितने लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो गए थे सोशल मीडिया, और वो वाला क्लिप कितना चला था, वो वायरल हो गया था। यही तो है स्टाइल, ये स्टाइल है। वो रावत का भी ऐसे ही था, हरिद्वार वाले का।
ये दोनों सोशल मीडिया की संतान है। और बाकी इन्होंने क्या किया, मोदी जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, सोशल मीडिया में आने के लिए काम मत करो, ऐसा कुछ करो सोशल मीडिया में आ जाओ। आ रहा समझ? ये बहुत बड़ी बात है, मोदी जी ने बड़ी बात कही, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ही कही उन्होंने। बोले सोशल मीडिया में आने के लिए नाटक मत करो, बल्कि अच्छा काम दिल से करो कि तुम सोशल मीडिया में छा जाओ। हम ये नहीं कह रहे सोशल मीडिया में छाना गलत है, लेकिन उसके आने के लिए काम करना और उसी के लिए पूरा पीआर मैनेज करना, ठीक है। मुझे लगता है अच्छे से क्लास समझ में आई होगी आपको, ये बहुत काम करेगा आपको 10 अक्टूबर। थोड़ी सी नियत बनाओ, आप देखो आपके प्रश्न ठीक होते कि नहीं। अब पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन पढ़ाई का एंगल वो होना चाहिए। केवल इससे नहीं होगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तो फिर पढ़ाई जल्दी भी होगी, फिर आपको वो भी नजरिया भी समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न क्यों रखा, न्यूक्लियर रिएक्टर क्यों है, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ना क्यों। फिर आपको लगेगा नहीं कार्बन एमिशन बहुत होता है, पर्यावरण बहुत गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसलिए मुझे न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ना है। आपको लगता है कि नहीं मुझे न्यूक्लियर रिएक्टर याद करना तो फिर वो कठिन हो जाता है। और आपको लगता है नहीं ग्लोबल वार्मिंग रुकना तो बहुत जरूरी, दुनिया ही गर्म हो गई, ग्लेशियर ही पिघल गए तो हम सब डूब जाएंगे, मानवता कहाँ जाएगी। तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऑप्शन है, हम न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं। तो फिर आपको वो सरल लगने लगे, फिर सरल लगने लगे, वो आवश्यक भी लगने लगेगा और सरल भी लगने लगेगा। आ गया समझ में पढ़ने का तरीका? ये है, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन अब चूंकि एग्जाम नजदीक आ रही है तो मेरी इच्छा है कि आप लोग अपना मनोभाव वैसा बनाओ, क्योंकि बार बार आप कंपटीशन की तैयारी में क्या उधर चले जाते हैं, हार्डवेयर में उलझ जाते हैं, तो भूल जाते हैं हम लोग, कोई संसार में उलझ जाते हैं तो गीता में लाना पड़ता है, वैसा काम है। संसार में रम रहे हो तो उसका साथ साथ ये भी, उसका जिस्ट भी तो देखो, जिस्ट भी देखो उसका कि जिस्ट क्या है। बहुत आसान है, हम लोग तो देखो इसी मेरे पास तो और कुछ था नहीं शुरू में, ना तो किताबें थी, ना गाइडेंस था, ना पढ़ाई थी, ऑर्डिनरी स्टूडेंट था मैं, बस मेरे अंदर ये अप्रोच थी, मैं जीत गया। सिर्फ अप्रोच थी मेरे पास, और कुछ भी नहीं था। पढ़ाई तो बाद में की हमने, रटाया तो बाद में, फिर तो इतनी बार, इतने 25 सालों से रटा ही रहे हैं सिलेबस, अब तो हम मास्टर ही हो गए उसके। और मैं अभी भी उस अप्रोच का ही दीवाना हूँ, मैं अभी भी उसी चीज को चाहता हूँ कि आप लोगों में भी वो अप्रोच आए जो हमारे अंदर थी, जो हमको 25 साल पहले बिना पढ़े सफलता दिलाते, केवल अप्रोच, केवल। ये कहाँ से है, बस ये हमारे अंदर वो था, इनेट था। क्यों आया कैसे आया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं, देखा जाए तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए पैदा हुआ था एक तरह से, मेरे अंदर ही था, इनबिल्ट था वो क्यों था मुझे नहीं पता, मैं कारण भी नहीं बता सकता मेरे पास, मैं कब बना कैसे डेवलप हुआ ये भी नहीं जानता, बस मेरे अंदर था। मैं आपको वो बांट सकता हूँ, इसलिए मुझे कोई समस्या ही नहीं लगती। मुझे कोई भी फोन करता है कि प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ बोलो, और इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि जब ये प्रॉब्लम बोलेंगे तब तक मैं उसका सॉल्यूशन निकाल दूंगा। ये मुझे बताया तो सही प्रॉब्लम क्या हो, जैसे जैसे प्रॉब्लम बताते जाते हैं मेरे पास सॉल्यूशन आते जाते हैं। यही आपको कलेक्टर के बल पे करना पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते इसको मैं कल बताऊंगा, किताब में देख के बताऊंगा, एक्सपर्ट से पूछ के बताऊंगा, मार्गदर्शन लूंगा। आपको भी तुरंत तुरंत करना पड़ेगा, तो ये वाला तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। आदमी कहाँ अपने घर की समस्याएं नहीं सुलझा पाता, अपने परिवार को ठीक से नहीं देख पाता, आप पूरे जिले को देखोगे तो तरह तरह की समस्याएं देखोगे, तो है क्या, व्यक्ति तो वही है जो एकदम खुद की समस्या नहीं सुलझा पा रहा था, परिवार की नहीं सुलझा पा रहा था, आज पूरे जिले की समझा, तो वही व्यक्ति ऐसा कैसे हो जाता है। तो आखिर उसके अंदर ऐसा क्या बदलाव आता था, अप्रोच में ही तो बदलाव आता है, और क्या आता है, अप्रोच में ही आता है, आदमी तो वही होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है लंबा हो गया, बर्ड तो पता नहीं कहाँ चले गए हम लोग दूसरी तरफ चले गए। तो इससे फायदा हुआ कि बर्ड से फायदा हो रहा था, है? ये ठीक रहा, कॉन्फिडेंस आया इससे? बिना पढ़े लिखे पास हो रहे हो, और क्या चाहिए, इससे अच्छा तरीका और कौन बताएगा कि पढ़ना लिखना नहीं है, केवल अप्रोच ठीक करना है। और अप्रोच ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत है। दो दो चीजें करनी पड़ती है, एक अपने अंदर, दो दो तरह की चीजें करनी पड़ती है।
एक पूरी तरह से अपने एंड पे होती है। तो अपने एंड पे क्या करना है, लेकिन उसके लिए अपने एंड पे करने के लिए एक काम और करना पड़ता है। तो दो काम मैं बता रहा हूँ। एक काम तो ये हो गया कि अप्रोच डेवलप करना है तो समस्या को जानना, ये दूसरा एंड है, ये हमारे एंड पे नहीं। समस्या को जानना, क्योंकि समस्या बाहर है, आपके अंदर नहीं है। समस्या कहाँ है? बाहर। तो स्टडी ऑफ प्रॉब्लम, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम। समाधान आपके पास है, सॉल्यूशन आपके पास, आप सॉल्यूशन हो। तो सॉल्यूशन के लिए भी फिर उपाय करने पड़ेंगे। तो वो आप कैसे करोगे, वो सॉल्यूशन का ही हिस्सा है। कुल मिलाकर सॉल्यूशन आपके पास, वो आपके एंड पे होना है। लेकिन समस्या को जानना केवल आपके बस की बात नहीं, मतलब केवल आपके एंड पे नहीं होगा, वो समस्या को जानना पड़ेगा। वो किताबों के माध्यम से जान सकते हैं, न्यूज़पेपर से जान सकते हैं, मैगजीन से जान सकते हैं, वहां जाकर के देख सकते हैं, अनुभव से जान सकते हैं, कुछ हमारे लेक्चर से आप ले सकते हैं कि समस्या किस तरह की है। अभी आपको बताया बाड़मेर जैसलमेर का कलेक्टर है, तो समस्या है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की कमी। फिर उपाय कि वो रिफ्लेक्टर लगा देंगे। तो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड को क्या है कि वो जो वायरिंग लगी हुई है बाउंड्री पे, जो हमारी सीमा है, भारत पाकिस्तान की सीमा पे बहुत बड़े बड़े कंटीले तार और वो सब लाइट्स और वो सब चीजें लगी हुई हैं, उनमें उलझ के बहुत मर जाते हैं। तो क्यों ना वहां रिफ्लेक्टर लगा दिए जाएं ऐसे कि बर्ड्स को वो दिख जाएं। तो ये सॉल्यूशन है। इसलिए वो यूपीएससी वाला केवल वो जिले पूछ बैठा कि ग्रेट इंडियन बस्टार्ड कौन कौन से जिले में, क्योंकि आप तो जिला कलेक्टर बनोगे ना। तो ये भी तो है, तो अप्लाइड अप्रोच ही है। कई बार रिफ्लेक्टर का नाम पूछ लेगा, वो रिफ्लेक्टर कौन से धातु के बने होते हैं, या मिरर कौन सा रखेंगे, या उसमें कौन सी क्रिया होगी कि उसको दिख जाएगा। ये प्रत्यावर्तन होगा या वो होगा परावर्तन, क्या होता है ना, वो प्रकाश के अलग अलग, हाँ, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्ट, वो चीजें कौन सी होगी जिससे उसको वो बच जाए। ये सारे अप्लाइड पार्ट है, कोई सा भी सवाल आ सकता है। तो जिस दिन ये मैं पढ़ा रहा था, मैंने क्लास में पढ़ाया था पिछले साल कंसेप्ट में, उस दिन मेरे को लग गया था ये प्रश्न है। पर ये नहीं था कि वो जिले पूछ लेगा, ये नहीं पता था कि वो जिले पूछेगा, लेकिन प्रश्न तो वही आया। आगे सुन, ये आपको पहले से प्रश्न, मैंने सबसे पहले ये मेरा जो पहला एग्जाम निकला था, पहला एग्जाम नहीं था वो, दूसरा या तीसरा था, वो तब मैंने अपने क्लास में बच्चों को बता दिया था। हम लोग एग्जाम देने जा रहे थे, तो मेरे शहर का एसडीएम था, वही बोले मैं भी देने जा रहा हूँ, तो मेरी कार में ही चलना, मेरी मतलब जो एसडीएम वाली गाड़ी थी उस समय पीली बत्ती लगी रहती थी, तो उसी में बिठा के ले गया हमको वो। और हम लोगों को दिखाने के लिए चला के भी वही ले गया, ड्राइवर को पीछे बिठा दिया उसने, बोले मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, मतलब अपनी हेकड़ी थी उसकी एसडीएम की। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम ही चला लो। तो वो बिठा के ले गया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक सवाल आ रहा है, उस गाड़ी में बहुत सारे लोग थे उस समय, वो एक कंधार में विमान अपहरण हुआ था, तालिबानियों ने किया था, और हमको 3 आतंकवादी छोड़ना पड़े थे। मैंने कहा वो रूट पूछेगा, काठमांडू से विमान जहां से उड़ा है वो कहाँ कहाँ रुका, अमृतसर में रुका था, फिर वो दुबई गया था, और फिर वहां से फिर वो इस्लामाबाद, या फिर वो कंधार। तो ये चारों का एबीसीडी करके पूछेगा, सीक्वेंस पूछेगा। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये बात तो ठीक है कि विमान अपहरण से कोई सवाल आएगा, लेकिन ये कैसे कह सकते हो कि इसी सीक्वेंस में पूछेगा और ऐसे जगह डाल के पूछेगा। मैं कहा, यही तो यूपीएससी का स्टाइल है। तो एग्जाम में जब सवाल झोंका क्यों उसी सीक्वेंस में था। तो एग्जाम को समझने लग गए थे हम उस जमाने में, 21 साल पहले। हम नब्ज जान गए थे यूपीएससी की, नब्ज की रोग कहाँ है, ये पूछता कैसे। ये घटना हुई है, घटना होती है ना, उसी दिन समझ में आ जाता कि इसका सवाल क्या आएगा और किस तरह से पूछेगा, ये भी पता है। आप कहोगे तो पेपर आउट करने जैसा हो गया, यही तो बात है, यही तो एक्सपर्ट है। एक्सपर्टीज कैसे होते हैं, एक्सपर्टीज ऐसे ही होते हैं। एग्जाम एक्सपर्ट किसको कहते हैं? ये पेपर बन चुके नहीं तो तालिबान का फिर आ जाता है।
प्रश्न आएगा। इसलिए आप देखोगे कि तालिबान के ऊपर उस टाइप के प्रश्न नहीं आते, क्योंकि पीस टॉक पहले से चल रही है दोहा में, तो दोहा के ऊपर कुछ आ जाएगा कि तालिबान ने अपना हेडक्वार्टर दोहा में बना रखा और वहां वो, तो वार्ताकार कौन कौन कंट्री थे तालिबान से कौन कौन देश वार्ता कर रहे थे? भारत नहीं था उसमें, चीन कर रहा था, रशिया कर रहा था। वो कहीं हो सकता है कि वो सवाल आ जाए 10 तारीख को, ये इस टाइप से सवाल है। तो आप करंट अफेयर्स की जो चीजें हैं उसमें पहले से निकाल सकते हैं। ऐसे हिस्ट्री में से निकाला, खिलाड़ी जैसे में खिलाड़ी उसका सवाल एक्सकेवेशन से, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जोड़ के उसके समकालीन ये वो, वहां अगर ये मिला है तो वो उसके जैसा कैसा, ऐसा करके कोई सवाल आ जाएगा। अब आपको लगेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं, तो हिस्ट्री पूछा, ये तो एंशियंट हिस्ट्री से है सर। अरे भैया करंट अफेयर्स का है, ऐसे ही पॉलिटी का रहेगा तो 90% तो करंट अफेयर्स ही होता है। फिर ना तो साइंस टेक होता है, ना कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी कोई 85 में काम करते थे तो वो थोड़ी पूछेगा 2020-21 की बात पूछेगा ना। पेंडेमिक से सवाल आना ही आना है, कोविड-19 से सवाल आना ही है, वायरस से जुड़ा हुआ एक सवाल वैक्सीनेशन का, वैक्सीन या वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ, तो ये सब तो फिक्स है ना, आप कर सकते हो, पहले से पता लगा सकते हो। अब आप लोग एग्जाम तो इतने दिन बाद, आपको कैसे पता? अरे भैया ये हुआ है तो ये होगा। एमपीपीएससी में देखते हो आप लोग, ऐसे ही होता है। और अब तो एमपीपीएससी वाले ने पूरा रंग दिखाना शुरू कर दिया, उसी टाइप से कर दिया ना उसने, हम जैसा कहते थे। इसीलिए कुछ बच्चे जो टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं वो एग्जाम में पिछड़ जाते हैं। उसका कारण भी कि वो फैक्ट पे और उन पे ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, वो अप्रोच नहीं ला रहे जो हम बोल रहे हैं। अब यहाँ कुछ बच्चे जो एग्जाम टेस्ट में पिछड़ रहे हैं वो एग्जाम में बहुत अच्छा भी कर सकते हैं अगर उनके अंदर ये अप्रोच है तो। थोड़े बहुत नंबर से अगर दिक्कत भी आ रही है तो बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर ये अप्रोच डेवलप कर लिया। तो ये एग्जाम अप्रोच मांगती है, आपका बिहेवियर का टेस्ट भी है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज से और चेंज करो, थोड़ा बहुत और चेंज करो। ठीक है, तो इसलिए एंडेंजर्ड स्पीशीज हर साल पूछता है, क्यों पीछे पड़ा रहता है एंडेंजर्ड स्पीशीज से? अच्छा, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो कि वो बीमार है और वो 1 आध महीने में उसकी डेथ हो जाएगी या 2 महीने में डेथ हो जाएगी, तो आपके मस्तिष्क में 24 घंटे में कितनी बार उसकी बात ख्याल में आएगी? सोचो, 24 घंटे में अधिकांश समय वही छाया रहेगा, क्योंकि आपको पता चल गया, डॉक्टर ने बोल दिया अब ये नहीं बचेंगे, घर में है, सांस ले रहे हैं, आप उनसे बात भी करते हो, मिलते भी हो, हालचाल भी पूछते हो, उसको बताते नहीं तुम मर जाओगे 2 महीने में। तो एग्जामिनर के दिमाग में तो रहेगा ना कि ये स्पीशीज अब दुनिया में दिखेंगी नहीं, ये बच्चों को पता है कि नहीं, इन्वायरमेंट से गायब होने वाला है सब। तो एग्जामिनर के दिमाग में जब इतना छाया रहेगा जैसे आपके वो आदमी छाया हुआ है, तो सवाल नहीं आएगा क्या? इसलिए एंडेंजर्ड स्पीशीज में इन्वेस्टमेंट कभी भी बेकार नहीं है। 2, 3, 4, 5, 10 तक आ जाते हैं कभी कभी, वो पीछे ही पड़ जाता है उसके, बाकी 2 या 3 तो सामान्य बात है। एंडेंजर्ड स्पीशीज पूछता ही पूछता है। और कितने घंटे का प्रोजेक्ट है? 3 घंटे का। 1-1 घंटे के रिवीजन मार लो 2-3 बार, अभी भी बैठ जाओ, मैं बोल रहा हूँ, फिर एग्जाम में देखोगे, फिर याद करोगे, फिर उपाय आएगा। ये तो एंडेंजर्ड स्पीशीज तो प्रॉब्लम हो गई, फिर सेफ्टी, फिर करोगे क्या, करेक्शन क्या करना है, रिसरेक्शन क्या करना है? वो ये करना है कि नेशनल पार्क, रामसर साइट, वाइल्ड लाइफ का सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, फिर यही सवाल आएंगे। 10 सवाल तो इन्हीं के आसपास घूमते। कोई सी परीक्षा उठा लो जो मैंने बताया, वाटर बॉडीज इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये वो सब जुड़े हुए हैं इनसे, और वही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वही वाइल्ड लाइफ एक्ट, वही आईजी टारगेट और ये फलाने टारगेट और ये और इंटरनेशनल कन्वेंशन और वो। फिर आ जाओ ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंट पे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दुनिया गर्म हो रही है, लोग कहाँ जाएंगे, भूखों मर जाएंगे, ये होगा होगा,
सूखा पड़ेगा, फ्लड आएगा, ये होगा। फिर ये वही चीज पे आ गया। तो गिना चुना तो है बस, फिर कहाँ है ज्यादा। अब मैंने इतनी सी देर की बातचीत में आपका खाका 15 दिन का काम है, 10 दिन का काम है ज्यादा से ज्यादा। ये कर लो, 20 प्रश्न आपके कहीं नहीं गए, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, सॉलिड। और करना पड़ेगा ना इसको। आप कहोगे नहीं, अरे भैया आपके घर में और मेंबर है, अरे और भी तो मेंबर, अरे और मेंबर है लेकिन वो 2 महीने में जाने वाला है, इसलिए उसके दिमाग में वही छाया रहेगा। महाराज आपको घर में तो 20 लोग हैं, आपको कैसे पता है केवल इसी के बारे में बात आएगी। बात इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि वो जा रहा है, इसलिए आपकी मम्मी भी उसके लिए खाना पहले बनाती है जिसकी ट्रेन होती है, और जो जा रहा है जिसकी एग्जाम है अभी 10 बजे, तो 9 बजे किसके लिए बनता है, उसका बनता है ना। आप घर पे ही रहोगे तो आपको 11 बजे बनेगा, 12 बजे बनेगा, ख्याल किसका रखा जाता है। वनरेबल जो जितना जाता है, वनरेबिलिटी देखी जाती है। तो इसलिए ट्राइबल से जुड़े हुए सवाल आते हैं, ट्राइब से जुड़े हुए सवाल होते ही होते हैं। या तो आपको ट्राइब पता है कि नहीं, बच्चे से ये टेस्ट किया जाता है कि इंडिया के किस कोने में कौन सी ट्राइब है, बताओ। वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है, बताओ। उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो बताओ। या फिर गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या एक्ट बनाया, वो बताओ। कैसे भी करके वो आपकी अवेयरनेस जानना चाहता है कि ट्राइब वनरेबल है, वनरेबल सेक्शन है, दलित वनरेबल सेक्शन है, महिलाएं वनरेबल सेक्शन है, बच्चे विकलांग। तो जो भी वनरेबल सेक्शन है जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जो सुभेद्य हिंदी में बोलते हैं उसको, सुभेद्य जिसको आसानी से भेदा जा सकता है, यानी कि जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिसको हानि पहुंचाना बहुत आसान है, ऐसा सेक्शन कौन है, वो आपका सिलेबस है। आ गया आपको समझ में। अब ये क्लास आपको इंडिया में कोई यूट्यूब पे नहीं डालेगा इस टाइप की। वो चाहते हैं मार्केट, इसमें मार्केट नहीं है, इसमें तो आपने आदमी को तैयार कर दिया, वो इस टाइप से माइंड सेट से पढ़ना शुरू करेगा तो खुद ही बन जाएगा। इसमें कमाई दमाई नहीं है। वो क्या करते हैं, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी का सिलेबस भारी भरकम, ये वो यूनियन, ये स्टार्ट, ये जुडिशरी, ये अब इसके लेक्चर, इसके नोट्स, इसके टेस्ट फलाना, वो उसी में उलझा के रखते हैं। अब ये है कि इन सबको करने में जुडिशरी का क्या रोल है, जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी चूज की है। और डेमोक्रेसी में एक बार वोट दे दिया तो 5 साल तक वो रहता है, तो वो तो बात ही नहीं मानता, तो फिर उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस कहाँ से लाएंगे। तो चेक्स एंड बैलेंसेस तो वही जुडिशरी से आएंगे। ये हो गया। पार्लियामेंट्री कमिटीज है, एंड मीडिया, फोर्थ पिलर मीडिया। तो फिर मीडिया को कितनी फ्रीडम, तो इसलिए फ्रीडम पे सवाल आते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस, और वो उससे ज्यादा आते हैं। अब आप देखोगे कोई भी सवाल आया तो लास्ट में जाकर के जस्टिस डिमांड है। डिमांड क्या है उसकी, जस्टिस। चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे एंडेंजर्ड स्पीशीज हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे बर्ड्स वाला हो, चाहे माइग्रेटरी बर्ड्स हो, चाहे वो पोलिनेशन पे सवाल हो, चाहे फर्टिलाइजर पे हो, चाहे वो पार्लियामेंट पे हो, चाहे जुडिशरी पे हो, चाहे वो हिस्ट्री में से हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हो, कहीं से भी हो, जस्टिस। फ्रीडम स्ट्रगल से हो, राजा राम मोहन राय यहाँ से, या फिर वॉन्डरिंग आ जाए विवेकानंद की, वही परिव्रज्या, क्या पूछा था, परिव्रज्या, हाँ परिव्राजक शब्द आया था। तो परिव्राजक शब्द पूछा है ना, ये थोड़ी पूछा है कि नरेंद्रनाथ दत्त के पिताजी का नाम बताओ, उसमें कोई है नहीं ना कुछ भी। अरे परिव्रज्या मतलब समाज सेवा के लिए निकल जाना घर से, वॉन्डरिंग, वॉन्डरर। बुद्ध की वॉन्डरिंग में खुद की खोज में निकले थे, विवेकानंद खुद की खोज में नहीं निकले थे, समाज सेवा के लिए निकले थे, भारत को जानना चाह रहे थे, भारत के दुख। अभी मैंने कहा था ना, समस्या को जानना और देन सॉल्यूशन। तो विवेकानंद की फर्स्ट स्टेज यही थी, पूरे भारत की यात्रा करूंगा, मैं देखूंगा कि ये नहीं परिव्रज्या करूंगा, तो वो परिव्राजक थे। देखूंगा कि भारत कैसा है, भारत में क्या दुख है, कितनी कठिनाइयां हैं, लोग ऐसे क्यों हैं, लोग पीड़ित क्यों हैं, और पश्चिम में जाके देखूंगा कि वो समृद्ध क्यों है, उनकी खुशहाली का राज क्या है। तो हमको वहां से क्या लेना चाहिए, तो खुशहाली पूरी लेनी चाहिए, लेकिन अध्यात्म हमारा ही रखना चाहिए, हमको धर्म की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। धर्म हमारा ठीक है, धर्म समस्या नहीं है, लेकिन हमको साइंस को लेना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट। भौतिक सुख सुविधाएं अर्जित करनी चाहिए,
तो पश्चिम को कॉपी करो किसके लिए? औद्योगिकरण के लिए। पश्चिम को कॉपी करो साइंस के लिए। और हमारा धर्म और दर्शन उसको दो, उसको जरूरत है, क्योंकि वो अंदर से दुखी है। मन के रूप में वो दुखी है, तन से वो सुखी है। हम लोग तन से दुखी है, हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास कपड़ा नहीं है। विवेकानंद समझ में आ गया? 2 मिनट, वही वाला सार है। तो सवाल कौन सा वाला आया? परिव्रजित वाला आया। यानी विवेकानंद वॉन्डरिंग में गए थे, सो घूमने गए थे। क्या घूमने गए थे? ऐसे ही डेस्टिनेशन के लिए नहीं गए थे। किसके लिए गए थे? दुख देखने गए थे। यही चीज अम्बेडकर के साथ रहेगी, यही चीज गांधी के साथ रहेगी। तो आपको एकदम से कोई, आपको ऐसा लगेगा जो 100 प्रश्न है मैं 100 के 100 ठीक कर सकता हूँ अगर मेरी नियत ठीक हो तो। आपको उस वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर आपको लगता है ऊपर के चारों ऑप्शन पॉजिटिव जा रहे हैं तो उपरोक्त सभी वाला कर दो, 1 2 3 4 वाला सही होगा। और आपको लगता है नहीं दूसरा वाला गड़बड़ है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी ऐसा परफेक्शन नहीं लग रहा, इसमें तो कुछ भी वेलफेयर नहीं लग रहा, इसमें तो भलाई जैसा वेल कुछ है ही नहीं कुछ। ये तो फालतू बात है। तो उसको डिलीट मारो, एलिमिनेट करो। यही तो एलिमिनेशन है। आगे समझ में? ये लेक्चर वैसे 9 तारीख को या 8 तारीख को होना चाहिए लेकिन मैं पहले इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ी टेस्ट में भी प्रैक्टिस कर लो। टेस्ट में हालांकि उतना काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कर सकते हो, प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हो। ऐसा करो, अब पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। अब आपके लिए विवेकानंद या फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक फार्मिंग या सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन या एनडीसीज या यूं कहें कि न्यूक्लियर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी, कोई भी टॉपिक आपके लिए अब कठिन नहीं है। उसमें यह है कि समाज को उस दिशा में ले जाने के लिए वो टॉपिक है, लोगों को फायदा दिलाने के लिए वो टॉपिक है, पर्यावरण की भलाई के लिए वो टॉपिक है, वनरेबल सेक्शन के लिए, उनके भलाई के लिए ये टॉपिक है। ठीक है? तो अब ये बातें जो है ना, ये जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं, मतलब खास करके जिनको अभी 2 3 क्लास हुई या आप जैसे या और कोई, उनके लिए थोड़ी सी ऊंची चीजें चली जाती है। लेकिन फिर भी आपको शुरुआत में ये चीज मिल रही है तो, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि यार ये पढ़ा नहीं रहे ये बात, लेकिन जो लोग एग्जाम के बिल्कुल किनारे पे पहुंच गए उनको बहुत अच्छी लगेगी। 10 तारीख को जिनके एग्जाम है उनको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत ही काम की चीज है। तो ये अलग अलग लोगों पे निर्भर करेगा कि आप कितने मेच्योर हैं। कई लोगों को लगता है ये कोचिंग, मुझे लगता है यही कोचिंग है। कोचिंग का मतलब यही होता है, बाकी चीजें तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, किताब में भी है, एक्सप्लेनेशन में भी है, लेकिन ये कौन बताएगा? कोचिंग का मतलब ये होता है। वैसा लेक्चर कौन देता होगा? हमने जिया है लाइफ। ठीक है, हमने जिया है, इसलिए आप हमको भारत के किसी भी पद पे किसी भी रोल पे फिट कर दो, हम 1 घंटे में उसको एक आदर्श रोल निभा करके आपको दिखा सकते हैं। कोई से भी रोल पे फिट कर दो, इंडिया में जितने पद होते हैं आप किसी भी पद पे फिट करो कि इस पद पे आकर के आप क्या करेंगे, तो 1 घंटे हमको देखो कि हम क्या करते हैं, उसके बाद सब लोग उसको फॉलो करें। इस लेवल पे हम दिखा सकते हैं मॉडल के रूप, क्योंकि हमने उस तरह से पढ़ा है। ठीक है, आपको दे रहे हैं, आपको भी वैसे ही बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे, हमारी कॉपी बनाएंगे। तो आप जाओ फिल्म में, फिर देखो नाम होता है कि नहीं। लेकिन पहले एक्सरसाइज करो प्रॉपर, हम जो बता रहे हैं उसको करो। तो ठीक है, इसको तो हम पढ़ लेंगे, अब कल देख लेंगे। लेकिन मेरी इच्छा थी कि ये मैं एक दिन आपको और इसके बारे में बताऊं। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं भैया। टेस्ट का मैं भेजता हूँ, मैं भेज नहीं पाया तो आप लोग मैसेज कर सकते थे। सुन रहे थे इतनी देर कि बनता? एक भी मैसेज नहीं है आपका? ठीक है भैया, ठीक है, आज का तो एंड हो रहा है।